लिलिथ ने हवा में ही अपने शरीर को घुमाया और नीचे गिरती काली लपटों के विशाल उल्कापिंड से बाल बाल बच गई। उसके पैर फटी हुई धरती में धंस गए, जिससे युद्ध क्षेत्र में सदमे की लहरें दौड़ गईं। उसके आसपास की हवा ने उसकी हरकतों का प्रतिरोध किया, उसकी गति के बल से ध्वनि विस्फोट पैदा हुए जो दूर से गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। फिर भी अपनी फुर्ती के बावजूद लिलिथ जानती थी कि वह हाथापाई करने वाली नहीं है। हर छलावा, हर हरकत, ये सब तकनीक से नहीं बल्कि उसकी ज़बरदस्त ताकत से आया था। और फिर भी ये काफ़ी नहीं था। उसकी प्रतिद्वंदी उससे एक रैंक ऊपर थी, एक असली राक्षस। मानो उनकी ताकत में अंतर साबित करने के लिए इग्नाथ ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। एक दमघोंटू दबाव हवा में भर गया और आकाश काला पड़ गया, एक अपवित्र ऊर्जा से थरथरा रहा था। फिर बारिश शुरू हो गई। तंबाकू से होने वाली बीमारी। लिलिथ ने अपनी जीभ चटकाई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेक्टर प्रतिकर्षण एक विशाल अवरोध बन गया, जिसने अंतरिक्ष को मोड़कर किसी भी चीज को पीछे धकेल दिया। लपटें घूम गईं और मुड़ गईं, उनका मार्ग बलपूर्वक बदल गया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। इग्नाथ की आग सामान्य वेक्टरों की तरह व्यवहार नहीं करती थी। ये लीक हो गया। एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, जो आत्माओं के साथ युद्ध में उलझे शूरवीरों की बटालियन की ओर तेजी से बढ़ा। लिलिथ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उनके बीच से गायब और फिर प्रकट हुई। उसने अपनी कलाई के एक बेताब झटके से हमले को मोड़ दिया, लेकिन फिर भी बल उसे पीछे की ओर उछालने के लिए पर्याप्त था, जिससे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया जहां वह गिरी। वह खांसने लगी, उसके मुंह में खून का स्वाद आ गया। उसके ऊपर इग्नाथ की हंसी तपती हवा में गूंज रही थी। आप मजबूत हैं, लेकिन अपने से कमजोर लोगों की रक्षा करना आपको सीमित कर देता है। लिलिथ ने अपना मुंह पोंछा और वापस अपनी जगह पर आ गई। उसके हाथ तेजी से हिल रहे थे, उसकी उंगलियों पर जादुई मुहरें बन रही थीं। फिर उसने अपनी हथेली उठाई। अंतरिक्ष हिंसक रूप से मुड़ गया, कुचलने वाली शक्ति की एक विलक्षणता बन गई। वह मुस्कुराए। क्या तुम्हें नहीं पता? उसकी आवाज़ ठंडी थी, लगभग हंसी से भरी हुई। गुरुत्वाकर्षण तो अंतरिक्ष में बस एक वक्रता है। इग्नाथ दहाड़ा, उसका शरीर बेकाबू लपटों से फट रहा था। काली आग की एक लहर बाहर की ओर फूट पड़ी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया। धरती पिघल गई, राख के कीचड़ में बदल गई, पेड़ बिखरकर धूल में बदल गए। हवा मानो चीख रही थी, उस तीखी गर्मी में लड़खड़ा रही थी। हा हा हा, इग्नाथ की आवाज़ गूंजी। तो क्या आप अपने सहयोगियों को मारे बिना कोई भी व्यापक हमला नहीं कर सकते? लिलिथ ने भौहें चढ़ाईं। वह सही था, उसे उनकी बलि देने में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन अगर वे सब यहीं मर गए उसकी मौजूदगी में तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अपने पहले असली प्रतिद्वंदी के खिलाफ उनकी जीत कोई मामूली बात नहीं हो सकती थी। ये लड़ाई सिर्फ डैमन की नहीं थी, यह उनकी थी। इग्नाथ की लपटों ने उसे एक बार फिर पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे एक और ध्वनि विस्फोट पैदा हुआ, तो उसने अपने होंठ काट लिए। जैसे ही वह फिसल कर रुकी, उसके चारों ओर धूल के बादल छा गए, चारों ओर सुरक्षात्मक ऊर्जा की एक पतली लाल परत छा गई। फिर भी उसे कुछ खरोंचें आईं। अगर मेरे पास कुछ बैकअप होता तो ये बहुत आसान होता, उसने खुद पर से धूल झाड़ते हुए कहा। पब फ्यूचर एड्स। वह पूरी बटालियन की रक्षा करते हुए आज़ादी से नहीं लड़ सकती थी। सर गलाहाद उसके स्तर का था, लेकिन कमज़ोर था और वह पहले से ही अपने विरोधियों से जूझ रहा था। उसकी नज़र इग्नाथ के विशाल प्रक्षेपण पर गई। वह अछूता रहा, युद्धभूमि पर विनाश के देवता की तरह मंडरा रहा था। उसकी उंगलियां एक कड़ी मुट्ठी में बंध गईं। यदि मैं इसे मारना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत क्षति ठीक रहेगी। वह इसे खत्म करने के लिए तैयार थी। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी, धीमा, बिना किसी जल्दबाजी के। इसके बाद एक मधुर और परिचित आवाज आए, आह, तुम यहाँ हो एस्ट्रानोवा। लिलिथ के चेहरे पर उदासी छा गई। वह आवाज़। वह धीरे से मुड़ी, उसकी मुस्कान ठंडी थी। बैंगनी आंखें उसकी आंखों से मिलीं, जो मनोरंजन से चमक रही थीं। रेनाटा मालेक्रिस्ट। लिलिथ के होंठ मुड़ गए। वह सचमुच इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रेनाटा ने उस विशालकाय अंधेरी आत्मा की ओर देखा, लेकिन वह प्रभावित नहीं हुई। क्या तुम्हारे प्यारे बच्चे ने तुम्हें छोड़ दिया? उसने बनावटी सहानुभूति से अपना सिर झुकाते हुए सोचा। हाँ, कितनी शर्म की बात है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, स्वर्ग में हमेशा परेशानी होती है। मैंने सुना है कि उसने तुम्हें एक बड़ी औरत के लिए छोड़ दिया था। किसी औरत से हारने की कल्पना करो। लिलिथ की ठंडी मुस्कान तब भी नहीं डगमगाई जब वह इग्नाथ की ओर मुड़ी। गपशप सुन रही हो, रेनाटा? मुझे आश्चर्य है कि अकादमी को किस बात ने ऐसे हिंसक प्राणी को नज़रबंदी से मुक्त करने के लिए मजबूर किया। अथोर के अभयारण्य में हुई आखिरी लड़ाई के बाद रेनाटा को हफ्तों तक कैद रखा गया था।
लिलिथ के विपरीत, जिसे सिर्फ एक हफ्ते की सजा मिली थी, रेनाटा को अब तक बंद दरवाजों के पीछे बंद रखा गया था। उसकी बैंगनी निगाहें इग्नात की ओर घूम गईं, पूरी तरह से खारिज करने वाली। एक बहुत ही प्यारा लड़का है जिसे मैं धमकाना चाहती हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा। और लगता है तुम मेरे रास्ते में आ गए हो, लिलिथ ने व्यंग्य किया। रेनाटा को डैमन की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके आसपास होने के ख्याल से ही लिलिथ का खून खौल उठता था। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि उन चीज़ों को मत छुओ जो आपकी नहीं हैं? रेनाटा ने अपनी उंगलियां चटकाईं। पब फ्यूचर एड्स, वह भी तुम्हारा नहीं है। इग्नात की अमानवीय आंखें चमक उठी, उसका धधकता हुआ रूप अशुभ रूप से काला होता गया। तुम दोनों मुझे, महान राशि इग्नात को, अनदेखा कर एक ऐसे लड़के के लिए लड़ने जा रहे हो जो मरने वाला है। रेनाटा ने अपनी आंखें घुमाईं। केवल तभी बोलो जब तुमसे बात की जाए। हमारी लड़कियों वाली बातें, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। बस इतना ही था। कई सहस्राब्दियों में इग्नात का इतना बेशर्मी से अपमान कभी नहीं हुआ था। एक महान अंधकार में आत्मा बच्चों द्वारा एक साधारण उपद्रव की तरह उपेक्षित। बिना किसी चेतावनी के काली लपटों का एक स्तंभ उनकी ओर फट पड़ा। रेनाटा ने अपना हाथ उठाते हुए मुस्कुराया। शून्य से बाहर भीषण आग में संख्याएं तेजी से बदलती रहीं और अंततः एकल अंक तक पहुंच गईं। शून्य, लपटें शून्य में विलीन हो गईं, रेनाटा के जादू से शक्तिहीन। गुण शून्य। जैसे ही हमला बेअसर हुआ, लिलिथ ने हमला कर दिया। उसकी हथेली में स्थानिक विनाश का एक गोला बन गया जो वास्तविकता को तोड़ मरोड़ रहा था। उसने उसे फेंक दिया। यह इग्नात के बाजू पर लगा, जिससे उसके आसपास का स्थान चकनाचूर हो गया। काली आत्मा पीड़ा से चीखी, क्योंकि उसका आधा शरीर नष्ट हो गया था। ये पीछे हट गया, एक प्रलयनकारी विस्फोट करने की तैयारी में। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके अंदर एक ठंडक सी छा गई। शून्य से बाहर पीछे से रेनाटा की ठंडी आवाज गूंजी। इग्नात की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। गुर्राते हुए वह झपटा, हवा में काली आग का एक कोड़ा फूट पड़ा। रेनाटा पीछे की ओर उछलकर पेड़ों से टकरा गई, लेकिन इग्नात को अपनी जीत दर्ज करने के लिए बमुश्किल एक पल ही मिला। दूसरा कहाँ था? एक भयंकर ठंड उसकी पिघली हुई रीढ़ तक रेंग गई। यह ऊपर की ओर देखा। लिलिथ ऊपर मडरा रही थी, उसके हाथ एक पूर्ण शून्यता की गेंद के चारों ओर बंधे हुए थे। न अंधकार, न शून्य, कुछ भी नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी पन्ने जैसी आंखें निर्मम दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। मरना, उसने इसे खोल दिया। इग्नात का अस्तित्व समाप्त हो गया। वहां कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई विनाश नहीं हुआ, केवल विनाश हुआ। जैसे जैसे उसकी चेतना के अवशेष फीके पड़ते गए, उसका अंतिम विचार भयभीत मान्यता का था। एक का अधिकार गया। इग्नात का वह हिस्सा कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा कभी था ही नहीं। लिलिथ एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर ऐंठ गया, फेफड़े सांस लेने के लिए हौंफने लगे। उसका कांपता हुआ हाथ उस इमारत की ओर बढ़ा जहां डैमन था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके होठ खुल गए, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। हवा अंधेरी थी। ये जगह, उसकी मातृभूमि, शांत और सुंदर होनी चाहिए थी। जादुई लकड़ी और पत्थर के ऊंचे शिखर जुड़वां चांदनी के नीचे झिलमिला रहे होंगे। हवा शीतल और शुद्ध होनी चाहिए थी। कल्पित रक्षक चांदी के कवच पहने, अपने प्रतीक चिन्हों पर गर्व से चमकते हुए ऊंचे खड़े होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे विचित्र थे। उनके कभी सुंदर रूप अब विकृत, घृणित, विकराल रूप बन गए थे। ऐसे राक्षसी आकार की राक्षस भी डर के मारे कांप उठे। उनके चेहरे विकृत थे, उनके शरीर भ्रष्टाचार से लिपटे हुए थे, अपवित्र, पहचान से परे शापित। और उसके आसपास की दुनिया गलत थी। नदियां क्रिस्टल जैसे साफ पानी से नहीं, बल्कि खून से लथपथ बह रही थीं। महल की दीवारें पत्थर से नहीं, बल्कि इंसानी खाल से सिली हुई थीं। जमीन भी जीवंत थी, उसके पैरों के नीचे हिल रही थी। सैकड़ों आंखें उसकी देह में धंसी हुई थीं। सिल्विया लड़खड़ा रही थी, उसके कांपते हाथों में एक हल्की सी रोशनी उभर रही थी। लेकिन इस अस्वाभाविक अंधेरे में वह कमजोर थी, उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ रही थी। उसकी सांसें अटक रही थीं। उसके माँ बाप यहाँ नहीं थे, बस भूत प्रेत थे। भूत प्रेत जो उसे सताते रहते थे। फिर हंसी, एक धीमी टूटी हुई आवाज किसी परजीवी की तरह उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंग रही थी। हे ज, जे ज, हा। सिल्विया के घुटने लगभग मुड़ गए थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह थकी हुई थी, वह डरी हुई थी। वह दौड़ी, विशाल महल के दरवाजों के पार। वह भागने के लिए बेताब शाही बगीचों की ओर दौड़ी। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं, वहां कोई उद्यान नहीं था, केवल भय। उसके सामने एक युद्धभूमि फैली हुई थी।
हजारों कल्पित बौने राक्षसों के झुंड के खिलाफ एक हताश खूनी युद्ध में उलझे हुए थे। पेड़ जल रहे थे, उनके पवित्र पत्ते राख में बदल गए थे। धरती खून से लथपथ थी, एक लाल सागर मरते हुए लोगों को निगल रहा था। कल्पित बौने अपनी पूरी ताकत से लड़े। जब उनके हथियार टूट गए तो उन्होंने अपनी हड्डियां चीरकर तलवारें बना लीं। जब उनकी ढालें टूट गईं तो उन्होंने हताश होकर अपना ही मांस अर्पित कर दिया। वह काफी नहीं है, और नरसंहार के केंद्र में सबसे ऊपर उठकर एक राक्षस, एक लंबा कवचधारी राक्षस जिसके सींग आकाश को चीर रहे थे, युद्धभूमि पर कब्जा करने के लिए उसकी उपस्थिति ही काफी थी। घोर अंधकार में लिपटा वह जमीन पर उकेरे गए एक प्रतीक पर खड़ा था। 4 पंखों और एक अथाह आंख वाला प्रतीक। इससे एक दिव्य आभा निकलती थी, तथापि यह पूरी तरह से अपवित्र भी थी। यह अच्छा भी था और बुरा भी, शुद्ध भी और कलंकित भी, सही भी और गलत भी, एक भगवान फिर भी एक दानव, अज्ञात ईश्वर का प्रतीक। सिल्विया डर के मारे जमी हुई देखती रही। उसके लोग, उसके रिश्तेदार हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे, फिर भी एक भी पीछे नहीं हटा। उसके होंठ फुसफुसाते हुए खुल गए। क्या यह एओरवास है? ऐसा ही होना था। हरा भरा महाद्वीप। कल्पित बौनों का कवच थोड़ा अलग था, लेकिन उसने पेड़ों को पहचान लिया। यही उसकी मातृभूमि थी। दूर से उसे समुद्र दिखाई दे रहा था, और एओरवास के तट पर उसके लोग इस राक्षस को बाहर रखने के लिए तड़प रहे थे। कवचधारी राक्षस ने अपना हाथ उठाया। मन पर हावी हवा मुड़ गई, अदृश्य शक्ति से घनीभूत। कल्पित बौने जम गए, उनके शरीर अकड़ गए मानो किसी अटूट इच्छा शक्ति ने जकड़ लिए हों। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसकी आवाज में पूर्ण आदेश का भार था। अपने भाइयों को मार डालो। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रभुत्वशाली कल्पित बौनों ने अपने ही रिश्तेदारों पर तलवारें चला दीं। सिल्विया सहमी हुई देख रही थी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक नरसंहार था, एक प्राचीन दुष्स्वप्न जो उसके सामने घटित हो रहा था। राक्षस बस कुछ इंच की दूरी पर खड़ा था, फिर भी उसने उसकी उपस्थिति को पहचाना नहीं। इसके बजाय उसने फुसफुसाया इतनी धीमी आवाज में कि सिल्विया मुश्किल से सुन पाए, मुझे इसे ढूंढना होगा। स्तंभ, इसे यहीं होना चाहिए। मुझे इस निरर्थक संघर्ष का अंत करना होगा। उसने फिर अपना हाथ उठाया। हवा हावी है। हवा ने आज्ञा का पालन किया और तेज तूफान में बदल गई। हवा के झोंके युद्धभूमि को चीरते हुए, अंगों को चीरते हुए, मांस को चीरते हुए निकल गए। हजारों लोग एक ही पल में गिर पड़े। सिल्विया कांप उठी। भयावहता को घटित होते देख उसकी सांसें कांप उठीं। मृतकों के ढेरों के बीच एक अकेला योगिनी जो मुश्किल से जिंदा था, उसने अपना खून से सना हाथ चमकते प्रतीक के ऊपर खड़े राक्षस की ओर बढ़ाया। उसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था, उसका निचला आधा हिस्सा गायब था, फिर भी उसकी आवाज यद्यपि कमजोर थी, एक मरते हुए प्रार्थना का भार लिए हुए थी। देवी ने हमें त्याग दिया है। एशक्रॉफ्ट की शक्ति के कारण मेरे लाखों रिश्तेदार मारे गए हैं। हमारा घर खंडहर में है। मैं शांति नहीं चाहता, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी भगवान सुनेगा। उसके गले में खून के बुलबुले उठे, जिससे उसकी बातें रुक गईं। उसने अपनी प्रार्थना पूरी ही नहीं की। फिर भी उस क्षण अज्ञात ईश्वर के प्रतीक ने जवाब दिया। उसके चारों पंख दिव्य और अपवित्र ऊर्जा से स्पंदित होकर प्रज्वलित हो उठे। युद्धभूमि स्वयं थर्रा उठी। पतित कल्पित बौनों का क्रोध, दुख और अटूट प्रेम सघन हो गया। उनके दुख और आक्रोश का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। युद्ध की लपटें भड़क उठीं। इस अराजकता से एक इच्छाशक्ति का जन्म हुआ, एक ज्वाला जो न तो स्वाभाविक थी और न ही साधारण, एक काली आग, साए की तरह अंधेरी फिर भी जीवंत। इसमें शहीदों का दर्द, जीवितों का जुनून और अपने दुश्मन के प्रति नफरत थी। और अज्ञात ईश्वर के अधिकार से एक आत्मा का जन्म हुआ, राशि इग्नाथ। इसका नाम अस्तित्व में अंकित हो गया, राशि जिसका अर्थ है हानि और इग्नाथ जिसका अर्थ है ज्वाला। जैसे ही उसने अपनी अंधेरी अंगारे जैसी आंखें खोलीं, उसने नरसंहार के बीच खड़े राक्षस पर नजरें गड़ा दीं। एशक्रॉफ्ट। राक्षस केवल हंसा। अज्ञात भगवान ने कल्पित बौनों को अनुग्रहित किया है। हालांकि ऐसा लगता है कि एक भयंकर युद्ध मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने अपनी बाहें फैला दी। उसकी आवाज में मनोरंजन था। मैं तो बस बोर हो रहा था। सिल्विया ने विस्मय और भय से देखा कि कैसे उनके युद्ध ने दुनिया को नया रूप दे दिया। पब फ्यूचर एड्स। उनके चारों ओर के पेड़ जलकर राख हो गए, जमीन काली पड़ गई और इग्नाथ की लपटें अनगिनत आत्माओं के कष्टों से भड़की, कभी बुझी नहीं। वे अनंत काल तक जलती रहीं, उस जगह को चिन्हित करती रहीं जिसे एक दिन राख का जंगल कहा जाएगा। उसे नहीं पता था कि लड़ाई कैसे खत्म हुई। उसने बस इग्नाथ को खंडहरों के बीच खड़ा दूर से उसे घूरते देखा। उसकी हल्की सी मुस्कान ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। विरोध मत करो, मुझे अपना जहाज दो।
एशक्रॉफ्ट जल्द ही वापस आएगा। वह लड़खड़ाती हुई पीछे हटी, डर के मारे उसका दिल बैठ गया। जमीन पर गिरने से पहले ही किसी चीज ने उसकी कमर को जकड़ लिया। छूने पर यह ठंडा था, किसी इंसान की बांह की तरह। परछाई। जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि वह उसे घूर रहा है। आकार जाना पहचाना था, बहुत जाना पहचाना। उसने पहचान लिया, ये डेमन की परछाई थी। वह दूर हट गई, उसका शरीर दो ताकतों के बीच जम गया। परछाई अजीब तरह से कोमल थी, उसका रूप धुंध की तरह बदल रहा था। उसने हाथ उठाया, मानो चुपचाप भरोसा मांग रहा हो। इग्नात की आवाज हवा में गूंज उठी। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसकी छाया पर भी भरोसा मत करो। मेरे साथ आओ, मुझे अपना जहाज दो और मैं तुम्हारी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। अपने पूर्वजों के जुनून को व्यर्थ मत जाने दो। डेमन रास्ते से हट गया, उसके शरीर पर कोई छाया नहीं पड़ी। उसे उसकी अनुपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। उसका ध्यान सिल्विया पर ही केंद्रित था। उसका दिल ठंडा था, एक ऐसे संकल्प से भरा हुआ जो डर से भी ज्यादा तेज धधक रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसका दल घायल था, उनके शरीर खरोंचों और जख्मों से ढके थे जो जानलेवा हो सकते थे। लेकिन इवांगेलिन उन्हें ठीक करने में कामयाब रही थी। उनकी दूसरी चिकित्सक उन्हें खड़ा रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। युद्ध शुरू होने के बाद से डेमन ने एक भी कौशल का उपयोग नहीं किया था। एक हुनर जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया वह था शैडो आर्मर, एक ऐसा हुनर जिसके बारे में सिल्विया को पता नहीं था, और न ही इग्नात को, जो उस पर कब्जा कर रहा था। बाहर युद्ध का मैदान गड़गड़ा रहा था। लिलिथ और इग्नात के प्रक्षेपण के बीच टकराव से बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। आग की लपटें उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह लुढ़कता हुआ इंच इंच दूर जा रहा था। लिलिथ ठीक है, वह मजबूत है, अब वह उसके बारे में चिंता नहीं कर सकता था। वह सिल्विया की ओर दौड़ा, उसके हर कदम में दृढ़ निश्चय था। और भी लपटें भड़कीं, लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाती, ज़ैंडर अपने भाले को चमकाते हुए बीच में कूद पड़ा। गुरुत्वाकर्षण जादू बढ़ गया। आग की लपटें एक तरफ धकेल दी गईं, ज़ैंडर की शक्ति से उनके आसपास की हवा लड़खड़ा गई। उसने अपना भाला जमाया और मुस्कुराया। तुम कमजोर हो रहे हो, आत्मा। बिजली कड़कने लगी। लियोना ने बिजली का एक जादुई गोला छोड़ा, जिसकी चमक से एक पल के लिए सब कुछ अंधा हो गया, बस इतनी देर के लिए। इवांगेलिन हिल गई। उसने पीछे से वार किया, उसके ब्लेड से सिल्विया की बांह कट गई। उसका चेहरा अपराध बोध से विकृत हो गया। इवेंजेलिन ने आधे सेकंड तक हिचकिचाहट के बाद पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन बड़ी मुश्किल से आग की लपटों से बच पाए। डेमन ने आरोप लगाया, वह सिल्विया के शरीर से टकराया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसका कॉलर पकड़ा और उसे इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया कि उसके नीचे का पत्थर टूट गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसने अपना पैर उठा लिया, उसकी खोपड़ी कुचलने के लिए तैयार। डेमन अंतिम क्षण में मुड़ गया। उसके पैर ने उसके पैरों को छुआ, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। एक पल में उसने उसे नीचे दबा दिया। दोस्तों, यहाँ थोड़ी मदद है। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, सिल्विया दहाड़ उठी। उसके शरीर से आग की एक गहरी धार फूट पड़ी। डेमन ठीक समय पर लुढ़क गया और मुश्किल से उस चिलचिलाती गर्मी से बच पाया। एक हाथ उसके गले पर जकड़ा हुआ था। पब फ्यूचर एड्स। सिल्विया ने उसे जमीन से उठा लिया। डेमन ने अपने दांत पीस लिए और अपना खंजर उसके कंधे में घुसा दिया। वह जरा भी नहीं हिली। इसके बजाय उसने ब्लेड की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुझ पर लकवाग्रस्त करने वाले जहर काम नहीं करते, मूर्ख। उसने अपना हाथ उठाया। आग की लपटें भड़क उठीं, लेकिन इससे पहले कि वह आग उगल पाती, वह रुक गई। उसका सिर बाहर युद्ध के मैदान की ओर मुड़ गया। एक क्षण के लिए इग्नात की इच्छाशक्ति डगमगा गई। उसने महसूस किया उसका एक टुकड़ा जो अस्तित्व से मिटा दिया गया था, हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी थी। क्या? वह? कैसे? असंभव। एक इंसान को यह अधिकार दिया गया था। इससे पहले कि इग्नात प्रतिक्रिया कर पाता, डेमन दहाड़ा और अपना माथा सिल्विया के माथे पर दे मारा। जैसे ही टक्कर उसकी खोपड़ी में गड़गड़ाहट से हुई, एक तेज दरार गूंजी। इग्नात हताशा में चीखा। सिल्विया के शरीर पर उसकी पकड़ पहली बार डगमगाए। उसकी एक आंख फड़क उठी, बेजान अंधेरा छट गया और उसकी जगह एक जानी पहचानी धूसर चमक लौट आए। सिल्विया ने सबसे पहले डेमन को देखा, खून से लथपथ, बुरी तरह घायल और मुश्किल से खड़ा। फिर भी अपने जख्मों के बावजूद, अपने चेहरे पर साफ झलकते दर्द के बावजूद, वह अभी भी लड़ रहा था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह पीछे हट रहा था। डेमन ने बदलाव को नोटिस किया। सिल्विया जाग रही है, लेकिन वह अभी भी अपने शरीर को वापस नहीं ले जा पा रही है। उसका हाथ उसकी जैकेट में पहुंच गया। जादुई कलाकृति का इस्तेमाल करने का यह बिल्कुल सही समय था, लेकिन अगर वह नाकाम रहा
अगर उसने समय का गलत इस्तेमाल किया तो वह उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता था। उसे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी, उसे उसकी चेतना चाहिए थी, सचेतनता चाहिए थी, वरना भले ही वह इग्नात को भगा दे, वह उसे कोमा में डाल सकता था। उसने अपना हाथ उठाया। सिल्विया, क्या तुम जाग रही हो? मुझे कोई संकेत दो। उसकी ग्रे आंखें फड़क उठीं, लेकिन इग्नात गुर्राया और झपटा। डेमन ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि एक हाथ ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। पब फ्यूचर एड्स। उसकी खोपड़ी उसके घुटने से टकराने से उसकी नज़र धुंधली हो गई, लेकिन उसने दांत पीसकर जितना हो सके वार रोकने की कोशिश की। ज़ैंडा भाला लहराते हुए दौड़ा, लेकिन इग्नात ने उसे हवा में ही पकड़ लिया, उसे घुमाया और लियोना और इवांगेलिन पर फेंक दिया, जिससे वे पत्थरों से टकराकर रगडॉल की तरह गिर पड़े। सिल्विया ने ये सब घटित होते देखा। उसके अंदर कुछ टूट गया। क्रोध, दर्द, पछतावा, भावनाएं उमड़ पड़ीं और उस अंधेरे को और बढ़ावा मिला जिसने उसे बंधक बना रखा था। इग्नात मुस्कुराया। वह जितनी अधिक निराश होती गई, उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती गई। काली लपटें फूट पड़ीं, जिससे उसके और डेमन के चारों ओर एक अवरोध बन गया और वे दोनों फंस गए। फिर सिल्विया बोली। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक शांत, उबलता हुआ रोष भरा हुआ था। चुप रहो, चुप रहो। अब तुम ऐसा दिखावा नहीं कर सकते कि तुम्हें परवाह है। जब उसने उसे घूरा तो उसकी मुट्ठियां कांपने लगीं। मेरे साथ ऐसा मत करो। जब तुम्हें परवाह नहीं है तो ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें परवाह है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। खून से लथपथ डेमन मुस्कुराया। तो आखिरकार तुम वहां थे। सन्नाटा छा गया। उसकी एक आंख आंसुओं से चमक रही थी, दूसरी ठंडी और अंधेरी थी। डेमन ने सांस छोड़ी। मुझे पता था कि तुम विश्वासघात से नाराज हो। एक संत भी इसे माफ नहीं करेगा। और सिल्विया, उसकी निगाहें कठोर हो गईं। आप संत नहीं हैं। लपटें भड़क उठीं, जो उसके दर्द का प्रतिबिंब थी, उसकी ओर बढ़ती हुईं। डेमन हिले नहीं, इससे पहले कि आग उसे छूती। सिल्विया ने उन्हें रुकने के लिए कहा। इग्नात हौंफने लगा। क्या कर रहे हो? डेमन की रक्तरंजित मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे पता था, अब उसके पास कुछ नियंत्रण है। इग्नात ने डेमन पर हमला किया और उसे भस्म करने के लिए एक और आग बरसाई, लेकिन आग की लपटें उस तक नहीं पहुंचीं। वे उसके चारों ओर फट गईं और जमीन को झुलसा दिया। सिल्विया उसे रोक रही थी। उसके पास केवल उसकी इच्छा है। इग्नात गुस्से से दहाड़ा, मुट्ठियां भींचकर हमला बोला। उसके वार लगातार होते रहे और खून के छींटे पड़ते रहे और वह डेमन पर टूट पड़ा। लेकिन डेमन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह सब कुछ सहते हुए वहीं खड़ा रहा। इग्नात चिल्ला रहा था, या सिल्विया उसके माध्यम से चिल्ला रही थी, वह नहीं बता सका। डेमन के मुंह से खून टपक रहा था। सिल्विया की आवाज़ फट गई। क्यों? डेमन दर्द के बावजूद मुस्कुराया। मुझे नहीं पता। उसकी एक स्पष्ट आंख से एक आंसू बह निकला। क्यों? डेमन को खून की खांसी हुई। उसकी आवाज़ भारी थी। मुझे गद्दार बनने की आदत है। मुझे विश्वासघात करने की आदत है। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। सबसे पहले मुझे धोखा देने वाले मेरे माता पिता थे। उन्होंने वादा किया था कि वे वापस आएंगे, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। दूसरे मेरे अपने रिश्तेदार थे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे मुंह मोड़ लिया। तीसरा उसी जगह से आया जिसे मैं अपना घर कहता था। जिस गांव पर मैंने भरोसा किया था, उसने मुझे दरकिनार कर दिया। फिर देवी ने भी मुझे धोखा दिया। भाग्य की देवी, जिसने मेरे रास्ते में एक के बाद एक बाधाएं डालीं, मानो मेरी पीड़ा किसी महान योजना का हिस्सा थी। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। मुझे जीवन भर धोखा दिया गया है। हर बार जब मैंने अपनी रक्षा कम की, हर बार जब मैंने आशा करने की हिम्मत की, तो ये फिर से हुआ। तो मैं रुक गया। मैंने खुद को बंद कर लिया। मैंने अपने आप से कहा कि आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंत में मुझे केवल विश्वासघात ही हाथ लगेगा। लेकिन फिर तुम आ गईं, सिल्विया। मैं तुमसे मिला, मैं लियोना से मिला। तुमने मुझे बचाया। उसकी तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। तो अब चलो, मैं तुम्हें भी बचा लेता हूँ। डेमन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी पीठ के पीछे उसके दूसरे हाथ में एक छिपा हुआ ब्लेड था। अपने मानसिक परिदृश्य में सिल्विया इग्नात और डेमन की छाया के बीच खड़ी थी, जिसने अपना हाथ बढ़ाया हुआ था। वह हिचकिचाई। एक ने उसे शक्ति देने का वादा किया, बदलने की शक्ति, फिर कभी कमजोर न होने की शक्ति। दूसरे ने पहले भी उसे धोखा दिया था। वह झूठा था, धोखेबाज था। वह उसे फिर से चोट पहुंचाएगा। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाई, और अभी तक वह आगे बढ़ी। डेमन मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जैसे ही वह उसके सामने गिरी, उसका ब्लेड चमक उठा। एक कांच जैसा खंजर, जिस पर प्राचीन अक्षर अंकित थे, उसकी पीठ में धंस गया।
सिल्विया की आंखें चौड़ी हो गईं। तीव्र जलन उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उसकी नसों में फैल गई। उसकी नज़रें मिलते ही उसकी सांसें रुक गईं। गर्माहट गायब हो गई। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसके होठ खुल गए। झूठा खंजर चमक उठा। उसके शरीर से एक ज्वलंत अंधकार का गोला निकला जो चीखता हुआ बाहर निकला। इग्नात चीखा, इससे पहले कि आत्मा पूरी तरह से बच सके। डेमन की परछाई हिल गई। ये स्याही जैसे ज्वार की तरह उठ रहा था, मुड़ता हुआ, ऐंठता हुआ। फिर इग्नात के टुकड़े को पूरा खा लिया। आपने राशि इग्नात के एक छोटे टुकड़े को मार डाला है। आपने 40 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने स्पिरिट एफिनिटी कौशल हासिल कर लिया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपने 50 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। आपने कौशल एशबोन को जागृत कर लिया है। आग की लपटें बुझ गईं और डेमन की बाहों में जकड़ी सिल्विया दिखाई दी। उसका सिर झुका हुआ था, उसके बालों की लंटें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, जिससे उसका भाव धुंधला रहा था। उनके आसपास की इमारत खंडहर में तब्दील हो गई थी। दीवारों में खुले छेदों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जहां तबाही मची थी। उनके नीचे की जमीन फटी हुई थी, कुछ हिस्से पिघलकर विकृत कांच जैसी सतह में बदल गए थे, जबकि कुछ सख्त होकर एक मोटी जली हुई गाद में बदल गए थे। युद्ध के बाद की स्थिति उस जगह के हर खंडहर में साफ दिखाई दे रही थी। इवेंजेलिन आगे बढ़ी और सिल्विया को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज़ राहत से कांप रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। सिल्विया ने बस सिर हिलाया। उसकी हरकतें धीमी और दूर थीं। उसकी सहेलियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उनके चेहरों पर थकान और चिंता का मिला जुला भाव था, लेकिन वह अपना सिर नीचे किए चुप रही। उसके हाथ उसकी बगलों में कांप रहे थे। जैंडल लंगड़ाता हुआ आया, उसके जख्म अभी भी ताज़ा थे। लियोना ने राहत की सांस ली। ये बहुत करीब था। आपका पुनः स्वागत है। सिल्विया ने अपने होंठ काटे। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्थिर थी। क्या तुम जा सकते हो? मैं एक पल के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। वे समझ गए। उस पर भूत सवार था। उसका शरीर एक अंधेरी आत्मा के कब्जे में था और उसे विकृत करके उसके खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उसने अपने ही दोस्तों को चोट पहुंचाई थी। उसे एक राक्षसी रूप में बदल दिया गया था। उसे नरसंहार और विनाश के लिए इस्तेमाल किया गया था। वह कैसे ठीक हो सकती थी? इवेंजेलिन बोलने से पहले हिचकिचाई। सिल्विया, कृपया बस जाइए, कृपया। उसकी आवाज़ चीख में बदल गई, जो भावनाओं से भरी हुई थी। इवांगेलिन झेप गई, पर बहस नहीं की। डेमन की नज़र सिल्विया पर टिकी रही, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। एक एक करके वे मुड़ गए। इवांगेलिन, लियोना और जैंडर, और उसे ज़मीन पर घुटनों के बल डेमन के साथ अकेला छोड़ दिया। सिल्विया ने अपने घुटनों को गले लगाया और अपना माथा उनसे सटा लिया। उसने अपने पीछे उसकी उपस्थिति का एहसास किया। अविचल अविचल। छुट्टी। डेमन, जिसका शरीर खून से सना हुआ था, चुप रहा। आपने मुझे कब ऐसा करते देखा है कि मैं किसी और के कहे अनुसार काम कर रहा हूँ? उसने अपने दांत पीस लिए। जाओ, कृपया, बस जाओ। वह उसकी विनती को अनसुना करते हुए उसके करीब गया और फिर उसके पास बैठ गया। नहीं। सिल्विया ने अपनी बाहों को अपने चारों ओर कस लिया तथा अपने होठों को काट लिया ताकि वह अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं की लहर को रोक सके। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? डेमन ने कंधे उचकाए। पता नहीं। हम दोनों जानते हैं कि मेरे पास सभी उत्तर नहीं हैं। उसने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अभी भी उसके घुटनों से छिपा हुआ था। पब फ्यूचर एड्स। तुम चाहो तो रो सकती हो। जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुमने यह अधिकार अर्जित किया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ सकता था कि क्यों वह इस स्थिति में इसलिए पहुंची थी, क्योंकि उसने उसे एक सुरक्षित राजकुमारी कहा था, क्योंकि वह उसे गलत साबित करना चाहती थी। वह उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, उसे खुद को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसने आह भरी। रोने का मतलब यह नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे आंसू देखूं तो कोई बात नहीं। वह थोड़ा सा हिल गया और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तुम मेरे सीने में रो सकती हो। इस तरह मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख पाऊंगा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसे अपनी खून से सनी छाती से लगा लिया। सिल्विया ने कोई विरोध नहीं किया। जैसे ही उसने अपना सिर उसके सीने से लगाया, उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया। उसका स्पर्श हल्का, लगभग झिझक भरा था। वह चुप थी, कम से कम ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ। गर्म आंसू उसके खून में घुलकर उसकी फटी कमीज में समा रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे थामे रखा, उसे वह सुकून दिया जो खामोशी से मिल सकता था। उसकी पकड़ सतर्क थी, किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा कोमल। उसने उसे रोने दिया, उसे उसी तरह दुख मनाने दिया जैसा वह जानती थी।
वे ऐसे ही अनंत काल तक बैठे रहे, लेकिन सच तो ये था कि सिल्विया के बोलने में केवल आधा घंटा ही लगा था। मुझे अकादमी में आने की कभी इजाज़त नहीं मिली। उसकी आवाज़ धीमी थी, मानो वह खुद से बात कर रही हो। मुझे हमेशा ऊंची दीवारों के पीछे रखा जाता था, मुझे कभी भी खुद से कुछ करने की इजाज़त नहीं थी। मैं सोने के पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह महसूस करता था। नहीं, मैं सोने के पिंजरे में बंद एक पक्षी था। डेमन चुप रहा और उसकी बातें सुनता रहा। मैं आज़ाद होना चाहती थी। मैं सब कुछ देखना, छूना और महसूस करना चाहती थी। इसीलिए मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ीं। मैं सब कुछ जानना चाहती थी, सब कुछ अनुभव करना चाहती थी। किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुझे इस बात से नफरत थी कि सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो मैं नाजुक हूँ, मानो मैं उनसे ऊपर हूँ। मैं बस सामान्य रहना चाहती थी। वह उसकी छाती से थोड़ा सा सट गई और उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां कांप रही हैं। मुझे हमेशा से ही आत्माओं से लगाव रहा है, लेकिन मैं हमेशा सबसे बुरी आत्माओं को आकर्षित करती थी। जब मुझे आखिरकार अकादमी में लाया गया तो ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे आज़ादी दी गई थी। ये बस एक बड़ा पिंजरा था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि कम से कम यहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। कोई भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता था जैसे मैं कोई खास हूँ। उसने तेजी से सांस ली, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। और फिर मैं आपसे मिला। डेमन का हाथ उसके बालों पर स्थिर हो गया। तुम्हें मेरी पहचान की परवाह नहीं थी। तुम्हें किसी और के नियमों की परवाह नहीं थी। तुमने बस मुझे देखा, सिर्फ सिल्विया, और तुमने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा तुम बाकियों के साथ करती हो। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और गीली पलकों से उसकी ओर देखा। मुझे तुम्हारी यह बात बहुत पसंद आई। तुम्हारे बारे में ऐसी बहुत सी बातें थीं जो मुझे उत्सुक बनाती थीं। उसके होंठ कांपने लगे और उसने उन्हें दांतों से काट लिया, मानो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। तो जब तुमने मुझसे ये कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके अलावा कुछ भी, मैं तुम्हारी नज़रों में कोई सुरक्षित राजकुमारी नहीं बनना चाहती थी। वह एक क्षण के लिए चुप हो गई, फिर लगभग हिचकिचाते हुए बोली, मुझे पता है कि यह बात शायद तुम्हें बेवकूफ़ी भरी लगेगी, लेकिन डेमन ने उसकी बात काटते हुए आह भरी। ऐसा नहीं है। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। मुझे नहीं लगता कि तुम मूर्ख हो। अगर तुम सुरक्षित भी होते तो। वह उसकी ओर देखकर पलकें झपकाने लगी, प्रतीक्षा करने लगी। वह हल्के से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि तुम सुरक्षित थे। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें उन सभी साधारण चीज़ों से प्रभावित कर पाऊंगा जो मैंने देखी हैं। उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने खून से सने हाथों में थाम लिया। सिल्विया, चलो मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ। बस मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें तुम्हारे सुनहरे पिंजरे से बाहर ले जाऊंगा। फिर वह खड़ा हुआ, अपने फटे कपड़ों से धूल झाड़ते हुए, और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि यह अच्छा या सभ्य होगा। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि तुम खुश होगे या तुम्हें ये पसंद आएगा। लेकिन उसकी गहरी आंखें उसकी आंखों से मिली, अटूट। मैं वादा करता हूं कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह तुम खो नहीं जाओगे। और अगर तुम खो भी गए तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सिल्विया की धूसर आंखें चमक उठीं, उसके आंसुओं के आखिरी अवशेष उसकी पलकों से चिपके हुए थे। उसका दिल धड़क रहा था जब वह अपने सामने खड़े लड़के को देख रही थी, वह लड़का जिसने बिना किसी कोशिश के उसकी सावधानी से बनाई दीवारों को तोड़ दिया था। वह हल्के से मुस्कुराए और अपना हाथ उठाकर उसका हाथ थाम लिया। तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। डेमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं करूंगा। तुम मुझसे झूठ बोलोगे। उसने अपना सिर झुकाया। जरूर, उसने निगलते हुए कहा। उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। तुम मुझसे कुछ भी छुपाओगे। अनगिनत। उसके होंठ खुल गए और वह फुसफुसाई, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे जैसे मैं दुनिया में अकेली लड़की हूं। वह मुस्कुराया। संदेह है। उसकी आंखें उसकी आंखों में तलाश कर रही थीं। अंधेरे की घूमती हुई खाई में अनगिनत रहस्य छिपे थे। तुम मुझे छोड़ दोगे। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने सिर हिलाया। कभी नहीं। सिल्विया ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह उसे रोके हुए थी। उसकी आंख से एक आंसू बह निकला, लेकिन इस बार उसने उसे पोंछा नहीं। डेमन सिल्विया का हाथ थामे उसे इमारत से बाहर ले गया। सिल्विया उसके पीछे पीछे चली। दोनों की आकृतियां बिल्कुल विपरीत थीं। एक खून से लथपथ काले बालों वाला मानव बालक जिसकी आंखें रात जैसी गहरी थीं, और एक एल्विन लड़की का नाजुक हाथ पकड़े हुए था जिसके बाल सफ़ेद और आंखें तीखी थीं। अपनी भिन्नताओं के बावजूद वे एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे, मानो उनकी असमानताएं उन्हें और भी अलग बना रही थीं। जैसे ही वे बाहर निकले, डेमन की नज़र शूरवीरों पर पड़ी। वे राख और खंडहर के बीच खड़े थे। उनके कवच टूट चुके थे, उनके शरीर थके हुए थे क्योंकि वे अपने गिरे हुए साथियों के बचे खुचे अवशेषों को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन कुछ भी नहीं बचा था, इग्नात की लपटों ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया था। न कोई शव दफनाने को, न कोई अवशेष घर लौटने को, बस मौत और विनाश की गूंजें ही बाकी थीं। और फिर भी उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनके बलिदान को अनदेखा करना गलत लगा। डेमन शूरवीरों की ओर बढ़ा, सिल्विया का हाथ अभी भी उसकी मुट्ठी में था। उनके हेलमेट पहने चेहरे समझ से परे थे, लेकिन वह उनकी खामोश, उम्मीद भरी निगाहों को अपनी ओर महसूस कर सकता था। वह एक आधी पिघली हुई तलवार के सामने रुका, जिसका धारक बहुत पहले ही राख में बदल चुका था। उसके टूटे हुए ब्लेड पर मार्गन के घराने का प्रतीक अभी भी दिखाई दे रहा था। उसने उसे हवा में ऊंचा उठाया और दहाड़ा, विजय! शूरवीर, जो पहले तो चुप थे, फिर जयकार करने लगे और उनकी शेष तलवारें भी ऊंची उठ गईं। डेमन ने सिल्विया का हाथ छोड़ा और घोषणा की, इस दिन को उस दिन के रूप में याद किया जाए जिस दिन द्वीप के शूरवीरों ने महान अंधकार में आत्मा राशि इग्नात को परास्त किया था। शूरवीरों में एक जोरदार जयकार गूंज उठी, उनकी आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं। अकादमी के चिकित्सक उनकी सहायता के लिए दौड़े और घायलों की देखभाल करने लगे। इस युद्ध में अकादमी में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। इस नुकसान का सबसे ज्यादा खामियाजा शूरवीरों को भुगतना पड़ा, साथ ही कुछ प्रोफेसरों को भी, जो इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। डेमन की नज़रें युद्ध के मैदान में लिलिथ को ढूंढती रहीं। आखिरकार उसे वह छाया में बैठी, बुरी तरह घायल रेनाटा मालिक्रिस्ट को सहारा देती हुई दिख गई। तलवार उसकी पकड़ से छूट गई। उसका शरीर भारी हो गया और खून की कमी से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उन्होंने निकट आ रहे चिकित्सकों को बमुश्किल पहचाना, केवल सिल्विया को उनके हवाले कर दिया और फिर अस्थिर कदमों से लिलिथ की ओर मुड़ गए। वह एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी, उसके चेहरे पर थकान लेकिन शांति थी। रेनाटा उसके बगल में बैठी थी, उसका एक हाथ प्लास्टर में बंधा हुआ था और दर्द से कराह रही थी। डेमन ने रेनाटा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और लिलिथ पर ध्यान केंद्रित किया। उसका पीला चेहरा देखकर उसकी छाती में दर्द हुआ। अरे, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। लिलिथ ने थकी हुई मुस्कान दी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तुम इतनी आकर्षक नहीं लग रही हो। वह खुद के बावजूद हंसा। खैर, अगर इग्नात ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया होता तो मैं उससे कहीं बेहतर दिखता। लिलिथ मुस्कुराया। एक कराह ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। आह, तुम प्रेमी पंछी, मैंने इतनी जोरदार लड़ाई की है कि मुझे नज़रअंदाज कर दोगे? रेनाटा ने नाराज होते हुए शिकायत की। डेमन ने अपनी ठंडी निगाहें उस पर घुमा दीं। उसने उलझन में पलकें झपकाईं। ये क्या देख रही हो? क्या अब भी कोई नाराज़गी पाल रखी है? चलो, मेरी गलती है, मुझे लगा था कि तुम कमज़ोर और हारने वाले हो। उसकी निगाहें नहीं डगमगाईं। वह मुस्कुराई। क्या तुम पागल हो? क्या मैंने घर में नज़रबंदी से काफ़ी तकलीफ नहीं झेली? कोई भी तुच्छ आदमी को पसंद नहीं करता, वह कितना भद्दा होता है। डेमन की निगाहें नहीं बदली, हालांकि उसका मन डोल रहा था। तो अब जब उसने अपनी ताकत साबित कर दी थी, तो उसे अब अपने पुराने गिले शिकवे नहीं रहे। वह व्यवहारिक थी, ये तो वह मानता ही था। ये दुनिया के काम करने के तरीके का एक और उदाहरण था। लोग आपको सिर्फ ताकत या अहमियत के आधार पर ही महत्व देते हैं। कम से कम रेनाटा इस बारे में साफ साफ कहती थी। फिर भी उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी परछाई में एक अजीब सा एहसास। वह उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वह इस बारे में और कुछ सोच पाता, रेनाटा ने उसे नीचे खींच लिया और उसे अपने और लिलिथ के बीच बैठने पर मजबूर कर दिया। पब फ्यूचर एड्स। उसने अपना सिर झुकाकर उसे देखा। मुझे नहीं पता तुम में क्या है, पर एक बात है जो मुझे पसंद है। वह उसके और करीब झुकी और उसकी गहरी, बेजान आंखों में घूरने लगी। शायद ये तुम्हारी आंखें हैं। इससे पहले कि वह और करीब आ पाती, लिलिथ ने गुस्से से डेमन को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका चेहरा उसकी भरी हुई छाती से टकरा गया। छूना मत, लिलिथ ने रेनाटा को घूरते हुए कहा। अरे कामुक प्राणी, अब समझ आ गया, तुझमें छिपी हुई फुहरता है। इसे मेरे जूनियर तक मत फैलाना। अपनी कलाई के एक झटके से उसने दोनों को दूर भेज दिया। दुनिया घूम गई और इससे पहले कि डेमन कुछ समझ पाता, वे युद्ध भवनों से कुछ ही दूरी पर फिर से प्रकट हो गए। लिलिथ थोड़ा कांप उठी, उसके शरीर के हिलने डुलने से थकान साफ झलक रही थी। वह गिरने लगी। डेमन ने उसे पकड़ लिया। वह मुस्कुराई। समझ गए? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने किया। मैंने अपना स्तर और ऊपर कर लिया। उसने कमजोरी से सिर हिलाया, उसका शरीर अभी भी थकान से भारी था। अपनी चोटों के बावजूद उसने उसे आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया और चलते हुए आगे बढ़ा। इस बार हम जीत गए, वह धीरे से बोला। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। लगता है अमृत के लिए हम उस रहस्यमयी औषधि बनाने वाले के आभारी हैं। लिलिथ एक पल के लिए चुप रही, उसके पास लेट गई।
फिर धीमे स्वर में उसने पूछा, कुछ लोग मर गए, क्या अब तुम्हें इसका अफसोस है? डेमन ने सिर हिलाया, इस बार नहीं, मैंने जितना खोया उससे ज्यादा पाया। 80% से भी कम सफलता की संभावना वाले जुए के लिए यह एक स्वीकार्य परिणाम था। जैसे ही वे छात्रावास के पास पहुंचे, लिलिथ ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। मुझे लगता है ऐसा ही है। हम एक अंधेरी आत्मा से निपट रहे थे, और अकादमी अभी भी खड़ी है। उसने अपनी नज़रें उठाईं और उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। डेमन चुप रहा। उन्होंने आगे कहा, अंधेरी आत्मा चली गई है, लेकिन इग्नाथ वास्तव में मरा नहीं है। आज हमने एक भयानक दुश्मन बना लिया है, और उससे भी ज्यादा, समनकर्ता अभी भी वहां मौजूद है। हम उनके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते, जबकि वे हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। डेमन ने धीरे से सांस छोड़ी। हमें कोई शक नहीं है, कम से कम ऐसा कोई नहीं जिस पर हम दोनों सहमत हों। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि यह केल ही है। हालांकि मेरे पास अभी तक पक्का सबूत नहीं है। फिलहाल हम बस इंतजार कर सकते हैं, और मैं और मजबूत होता जाऊंगा। लिलिथ ने हल्की मुस्कान दी। और जब तुम अपनी पहली कक्षा की उन्नति तक पहुंच जाओगे, तो हम अपने उद्देश्य के लिए समान विचारधारा वाले सहयोगियों की भर्ती शुरू कर सकते हैं। डेमन की निगाहें नीचे की ओर उसकी आकृति द्वारा डाली गई लंबी फैली हुई छाया पर चली गईं। तब तक वह बुदबुदाया, अंधेरे को बदलते हुए देखते हुए, मेरी जीवित परछाई मुझे निगल जाएगी, मुझे और मजबूत बनाने के लिए। जैसे ही सूरज डूबा, उसके दिल में एक खामोश विचार आया। दुनिया मेरे जैसे राक्षस को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मैं उन्हें डरने का एक कारण दे दूंगा। उसकी परछाई मंद होती रोशनी में अस्वाभाविक रूप से फैलती, मुड़ती, हिलती, बढ़ती रहती। डेमन सिल्विया का हाथ थामे उसे इमारत से बाहर ले गया। सिल्विया उसके पीछे पीछे चली। दोनों की आकृतियां बिल्कुल विपरीत थीं। एक खून से लथपथ काले बालों वाला मानव बालक जिसकी आंखें रात जैसी गहरी थीं, और एक एल्विन लड़की का नाजुक हाथ पकड़े हुए था जिसके बाल सफ़ेद और आंखें तीखी थीं। अपनी भिन्नताओं के बावजूद वे एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे, मानो उनकी असमानताएं उन्हें और भी अलग बना रही थीं। जैसे ही वे बाहर निकले, डेमन की नज़र शूरवीरों पर पड़ी। वे राख और खंडहर के बीच खड़े थे। उनके कवच टूट चुके थे, उनके शरीर थके हुए थे क्योंकि वे अपने गिरे हुए साथियों के बचे खुचे अवशेषों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ भी नहीं बचा था। इग्नाथ की लपटों ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया था। न कोई शव दफनाने को, न कोई अवशेष घर लौटने को। बस मौत और विनाश की गूंजें ही बाकी थीं। और फिर भी उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनके बलिदान को अनदेखा करना गलत लगा। डेमन शूरवीरों की ओर बढ़ा। सिल्विया का हाथ अभी भी उसकी मुट्ठी में था। उनके हेलमेट पहने चेहरे समझ से परे थे, लेकिन वह उनकी खामोश, उम्मीद भरी निगाहों को अपनी ओर महसूस कर सकता था। वह एक आधी पिघली हुई तलवार के सामने रुका, जिसका धारक बहुत पहले ही राख में बदल चुका था। उसके टूटे हुए ब्लेड पर मार्गन के घराने का प्रतीक अभी भी दिखाई दे रहा था। उसने उसे हवा में ऊंचा उठाया और दहाड़ा, विजय! शूरवीर, जो पहले तो चुप थे, फिर जयकार करने लगे और उनकी शेष तलवारें भी ऊंची उठ गईं। डेमन ने सिल्विया का हाथ छोड़ा और घोषणा की, इस दिन को उस दिन के रूप में याद किया जाए जिस दिन द्वीप के शूरवीरों ने महान अंधकार में आत्मा राशि इग्नाथ को परास्त किया था। शूरवीरों में एक जोरदार जयकार गूंज उठी। उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। अकादमी के चिकित्सक उनकी सहायता के लिए दौड़े और घायलों की देखभाल करने लगे। इस युद्ध में अकादमी में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। इस नुकसान का सबसे ज्यादा खामियाजा शूरवीरों को भुगतना पड़ा, साथ ही कुछ प्रोफेसरों को भी, जो इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। डेमन की नज़रें युद्ध के मैदान में लिलिथ को ढूंढती रहीं। आखिरकार उसे वह छाया में बैठी, बुरी तरह घायल रेनाटा मालिक्रिस्ट को सहारा देती हुई दिख गई। तलवार उसकी पकड़ से छूट गई। उसका शरीर भारी हो गया और खून की कमी से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उन्होंने निकट आ रहे चिकित्सकों को बमुश्किल पहचाना, केवल सिल्विया को उनके हवाले कर दिया और फिर अस्थिर कदमों से लिलिथ की ओर मुड़ गए। वह एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान लेकिन शांति थी। रेनाटा उसके बगल में बैठी थी। उसका एक हाथ प्लास्टर में बंधा हुआ था और दर्द से कराह रही थी। डेमन ने रेनाटा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और लिलिथ पर ध्यान केंद्रित किया। उसका पीला चेहरा देखकर उसकी छाती में दर्द हुआ। अरे, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। लिलिथ ने थकी हुई मुस्कान दी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तुम इतनी आकर्षक नहीं लग रही हो। वह खुद के बावजूद हंसा। खैर, अगर इग्नाथ ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया होता तो मैं उससे कहीं बेहतर दिखता। लिलिथ मुस्कुराया। एक कराह ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। तुम प्रेमी पंछी, मैंने इतनी जोरदार लड़ाई की है कि मुझे नज़रअंदाज कर दोगे?
रेनाटा ने नाराज होते हुए शिकायत की। डेमन ने अपनी ठंडी निगाहें उस पर घुमा दीं। उसने उलझन में पलकें झपकाईं। ये क्या देख रही हो? क्या अब भी कोई नाराजगी पाल रखी है? चलो, मेरी गलती है, मुझे लगा था कि तुम कमज़ोर और हारने वाले हो। उसकी निगाहें नहीं डगमगाईं। वह मुस्कुराई। क्या तुम पागल हो? क्या मैंने घर में नज़रबंदी से काफ़ी तकलीफ नहीं झेली? कोई भी तुच्छ आदमी को पसंद नहीं करता, वह कितना भद्दा होता है। डेमन की निगाहें नहीं बदलीं, हालांकि उसका मन डोल रहा था। तो अब जब उसने अपनी ताकत साबित कर दी थी, तो उसे अब अपने पुराने गिले शिकवे नहीं रहे। वह व्यवहारिक थी, ये तो वह मानता ही था। ये दुनिया के काम करने के तरीके का एक और उदाहरण था। लोग आपको सिर्फ ताकत या अहमियत के आधार पर ही महत्व देते हैं। कम से कम रेनाटा इस बारे में साफ साफ कहती थी। फिर भी उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी परछाई में एक अजीब सा एहसास। वह उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वह इस बारे में और कुछ सोच पाता, रेनाटा ने उसे नीचे खींच लिया और उसे अपने और लिलिथ के बीच बैठने पर मजबूर कर दिया। पब फ्यूचर एड्स। उसने अपना सिर झुकाकर उसे देखा। मुझे नहीं पता तुम में क्या है, पर एक बात है जो मुझे पसंद है। वह उसके और करीब झुकी और उसकी गहरी, बेजान आंखों में घूरने लगी। शायद ये तुम्हारी आंखें हैं। इससे पहले कि वह और करीब आ पाती, लिलिथ ने गुस्से से डेमन को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका चेहरा उसकी भरी हुई छाती से टकरा गया। छूना मत, लिलिथ ने रेनाटा को घूरते हुए कहा। अरे कामुक प्राणी, अब समझ आ गया, तुझमें छिपी हुई फुहरता है। इसे मेरे जूनियर तक मत फैलाना। अपनी कलाई के एक झटके से उसने दोनों को दूर भेज दिया। दुनिया घूम गई और इससे पहले कि डेमन कुछ समझ पाता, वे युद्ध भवनों से कुछ ही दूरी पर फिर से प्रकट हो गए। लिलिथ थोड़ा कांप उठी। उसके शरीर के हिलने डुलने से थकान साफ झलक रही थी। वह गिरने लगी। डेमन ने उसे पकड़ लिया। वह मुस्कुराई। समझ गए? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने किया। मैंने अपना स्तर और ऊपर कर लिया। उसने कमजोरी से सिर हिलाया। उसका शरीर अभी भी थकान से भारी था। अपनी चोटों के बावजूद उसने उसे आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया और चलते हुए आगे बढ़ा। इस बार हम जीत गए, वह धीरे से बोला। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। लगता है अमृत के लिए हम उस रहस्यमयी औषधि बनाने वाले के आभारी हैं। लिलिथ एक पल के लिए चुप रही, उसके पास लेट गई। फिर धीमे स्वर में उसने पूछा, कुछ लोग मर गए, क्या अब तुम्हें इसका अफसोस है? डेमन ने सिर हिलाया। इस बार नहीं, मैंने जितना खोया उससे ज्यादा पाया। 80% से भी कम सफलता की संभावना वाले जुए के लिए यह एक स्वीकार्य परिणाम था। जैसे ही वे छात्रावास के पास पहुंचे, लिलिथ ने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। मुझे लगता है ऐसा ही है। हम एक अंधेरी आत्मा से निपट रहे थे और अकादमी अभी भी खड़ी है। उसने अपनी नज़रें उठाईं और उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। डेमन चुप रहा। उन्होंने आगे कहा, अंधेरी आत्मा चली गई है, लेकिन इग्नाथ वास्तव में मरा नहीं है। आज हमने एक भयानक दुश्मन बना लिया है, और उससे भी ज्यादा, समनकर्ता अभी भी वहां मौजूद है। हम उनके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते, जबकि वे हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। डेमन ने धीरे से सांस छोड़ी। हमें कोई शक नहीं है, कम से कम ऐसा कोई नहीं जिस पर हम दोनों सहमत हों। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि यह केल ही है। हालांकि मेरे पास अभी तक पक्का सबूत नहीं है। फिलहाल हम बस इंतजार कर सकते हैं, और मैं और मजबूत होता जाऊंगा। लिलिथ ने हल्की मुस्कान दी। और जब तुम अपनी पहली कक्षा की उन्नति तक पहुंच जाओगे, तो हम अपने उद्देश्य के लिए समान विचारधारा वाले सहयोगियों की भर्ती शुरू कर सकते हैं। डेमन की निगाहें नीचे की ओर उसकी आकृति द्वारा डाली गई लंबी फैली हुई छाया पर चली गईं। तब तक वह बुदबुदाया, अंधेरे को बदलते हुए देखते हुए, मेरी जीवित परछाई मुझे निगल जाएगी, मुझे और मजबूत बनाने के लिए। जैसे ही सूरज डूबा, उसके दिल में एक खामोश विचार आया। दुनिया मेरे जैसे राक्षस को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मैं उन्हें डरने का एक कारण दे दूंगा। उसकी परछाई मंद होती रोशनी में अस्वाभाविक रूप से फैलती, मुड़ती, हिलती, बढ़ती रहती। लाल टोपी वाले गोबलिन न तो दुर्लभ थे और न ही उन्हें ढूंढना मुश्किल था। दरअसल जो कोई भी दानव युद्धों में लड़ा था, उसका किसी न किसी समय उनसे सामना जरूर हुआ होगा। ये गोबलिन मुख्यतः दानव महाद्वीप सेंट्रोस में पाए जाते थे। हालांकि युद्धों के कारण उन्हें निम्न स्तरीय सैनिकों के रूप में दूसरे महाद्वीपों में भेज दिया गया था, और तभी दुनिया को सचमुच समझ आया कि वे कितने खतरनाक थे। दूसरे गोबलिनों के विपरीत रेड कैप्स युद्ध के भूखे, खून के प्यासे और कहीं ज्यादा हिंसक थे।
उनकी लाल त्वचा के कारण उन्हें रक्तपिपासु नहीं कहा गया था, बल्कि उनके क्रूर स्वभाव के कारण। कुछ पुरानी कहानियों में तो ये भी दावा किया गया है कि वे मूल रूप से अन्य भूतों की तरह हरे थे, लेकिन उनकी अतिरिक्त रक्तपिपासुता ने उन्हें पीढ़ियों से लाल रंग में रंग दिया था, जो उनके दुश्मनों के खून से रंगा हुआ था। डेमन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जाहिर है, ये सिर्फ एक मिथक था, और अगर यह सच भी होता तो क्या होता? लिलिथ एस्ट्रानोवा तो उसके साथ थी। मानो कुछ भूत प्रेत ही मुसीबत बन जाते। इसलिए पूरी अंधेरी आत्मा वाली घटना के एक दिन बाद वह और लिलिथ उन्हें ढूंढने निकल पड़े। दुर्भाग्यवश साम्राज्य के विचार कुछ और ही थे। जाहिर है, वे राजधानी के आसपास कहीं भी दानव युद्धों का कोई निशान नहीं चाहते थे। तो लाल टोपी वाले गोबलिन पूरी तरह से खत्म। इससे डेमन और लिलिथ को सामान्य सीमाओं से बहुत आगे तक खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली। अगर वे सचमुच रेड कैप्स को ढूंढना चाहते थे तो उन्हें अकादमी की अनुमति से कहीं ज्यादा दूर जाना पड़ता, और इससे पहले कि वे इस पर विचार कर पाते, उन दोनों को सेमेस्टर के अंत में मूल्यांकन के लिए वापस बुला लिया गया। इस तरह डेमन एक हवाई जहाज पर सवार होकर आकाश में उड़ता हुआ चला गया। एकमात्र फायदा, वह अकादमी से बहुत दूर था, जिसका मतलब था कि अगर वह भाग्यशाली रहा तो रास्ते में उसे कुछ रेड कैप्स मिल सकते थे। उसने अपने होंठ काट लिए। मुझे भाग्य की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। उसे एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं हुआ। व्यवस्था क्रूर थी। वह उसे कभी कुछ ढूंढने के लिए नहीं कहती थी, जब तक कि वह उसे जल्द ही उसके रास्ते में फेंकने का इरादा न रखती हो। वह अंधेरी आत्मा इसका सबूत थी। और अब भूत प्रेत। डेमन को यह एहसास हो रहा था कि जब तक ये सब खत्म होगा, तब तक वह जीवन भर के लिए पर्याप्त रेड कैप्स देख चुका होगा। उसने अपने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। HP 150/150 जोड़ 90। मान 14,084/14,084। शक्ति 134। चपलता 57। गति 100। धीरज 35। कक्षा छाया 600। पब फ्यूचर एड्स। छाया भूख स्तर 0%। छाया स्तर 6। स्थिति छायापूर्ण है। विशेषताएं अम्ब्रा कौशल 5x निरंकुश छाया बोध जल उत्सव बलिदान छाया नियंत्रण पाक और छाया कवच दर्शक की निगाह मृत आंख आत्मा आत्मीयता ऐशबोन। लॉक किया गया। डेमन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब वह अधिक शक्तिशाली हो गया था। उतना तो नहीं जितना वह चाहते थे, लेकिन फिर भी ये प्रगति थी। जादुई क्रिस्टलों से खुद को भरपूर रखना एक समझदारी भरा कदम था, लेकिन उसके पास बस कुछ ही बचे थे। पिछले हफ्ते में लिलिथ ने उसे जो दिया था, उसका उसने काफ़ी इस्तेमाल कर लिया था। उसके पास अभी भी 1.5 हफ्ते के लिए काफ़ी क्रिस्टल थे, लेकिन मूल्यांकन के बाद उसे जिस भी शहर में रुकना होगा, वहां ज़रूर स्टॉक करना होगा। ये सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला और कांच की खिड़कियों से सजे एक लंबे दालान में प्रवेश किया। उनके आगे आकाश अंतहीन रूप से फैला हुआ था, बादल आलस्य से तैर रहे थे। उड़ना एक नया अनुभव था। वह पहले कभी किसी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ा था। अब तक वह बस आसमान में इन विशालकाय विमानों को देख पाता था और उड़ान की विलासिता के लिए अमीरों को कोसता था। फिर भी डरावना है, फिर भी। वह बुदबुदाया। स्वयं उड़ना नहीं, आकाश में छिपे राक्षस और भयावहताएं, वह डरावना हिस्सा था। डेमन आगे बढ़ा और एक दरवाजे के पास पहुंचा। उसने स्कैनर पर हाथ रखा और एक हल्की सी बीप के साथ दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे केल की ठंडी निगाहों का सामना करना पड़ा। आप लेट है। डेमन ने रूखेपन से सिर हिलाया, मुश्किल से उसे स्वीकार किया। उसकी नज़रें विशाल युद्ध कक्ष में घूमी। वहां इकट्ठे हुए छात्रों पर सभी अकादमी द्वारा जारी की गई लड़ाकू वर्दी पहने सटीक युद्ध संरचनाओं में खड़े थे। वे एक सेना की तरह लग रहे थे। एक अनुशासित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित बल को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। वह हवा में तनाव महसूस कर सकता था। शांत प्रत्याशा, मुश्किल से काबू में आया डर। पब फ्यूचर एड्स, लेकिन उससे भी अधिक वह उनके संकल्प को महसूस कर सकता था। डेमन आगे की सीट पर आ गया और अपने तथाकथित साथियों यानी दूसरे श्रेष्ठ छात्रों के साथ खड़ा हो गया। उसने केल को कोई जवाब देने से नहीं झिझका। आखिरकार उसे अब भी उस पर शक था। अंधेरी आत्माओं का आह्वान, यह कोई अचानक नहीं था, और अगर किसी ने इसे आयोजित किया था तो उसकी सूची में सबसे ऊपर कायल का नाम था। केल को अपनी तरफ से डेमन की इस बेरुखी की कोई परवाह नहीं थी। उनके बीच बस यही सब था। केल ने अपनी निगाहें कमरे में घुमाईं, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उनमें से कई लोग मरने वाले हैं। उनकी पैनी निगाहें एकत्रित छात्रों पर टिकी थीं। अब मैं आपको आपके अंतिम सेमेस्टर के मूल्यांकन के बारे में जानकारी दूंगा। मध्य सेमेस्टर परीक्षा के विपरीत, जो एक नियंत्रित वातावरण में हुई थी, ये पूरी तरह से अलग थी।
इस बार केल की आवाज़ मधुर थी, लगभग हंसी से भरी हुई। मैं गारंटी दे सकता हूँ, मृत्यु एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। कमरे में एक बड़बड़ाहट सी गूंज उठी। डर बढ़ गया। डेमन की उंगलियां उसके बगल में फड़कने लगीं। केल ने मुड़कर अपने पीछे खड़ी जादुई मुहरों की विशाल श्रृंखला की ओर इशारा किया। हवा अंतरिक्षीय जादू की शक्ति से गूंज रही थी, लयबद्ध तरंगों में धड़कते काले चिन्ह। ये कोई साधारण टेलीपोर्टेशन रून नहीं थे। इन्हें केल के अपने जादू के काले स्तंभों और कई बड़े मनकोड़ से ऊर्जा मिल रही थी, जो संभवतः चौथे या पांचवें दर्जे के शक्तिशाली राक्षसों से लिए गए थे। मेरे पीछे एक टेलीपोर्टेशन एरे है, केल ने आगे कहा। आपका काम सरल है। उसने सरनी की ओर इशारा किया। आप अपनी पसंद के दल बनाएंगे और पोर्टल से होकर गुजरेंगे। आपको 50 किलोमीटर के दायरे में एक यादृच्छिक क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया जाएगा। आपका उद्देश्य एक सप्ताह तक जीवित रहना है। केल ने अपना हाथ उठाया और कंगनों की एक श्रृंखला हवा में तैरती हुई दिखाई दी। आप में से प्रत्येक को एक ब्रेसलेट मिलेगा। हालांकि ये टेलीपोर्टेशन के लिए नहीं है। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। ये केवल होमिंग बीकन के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप मरने वाले हों और इसे सक्रिय कर दें तो ये केवल उन्हें यह बताएगा कि आपकी लाश कहाँ है। आप जिएं या मरें, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। केल की नज़र डेमन पर पड़ी, उसकी मुस्कुराहट कभी कम नहीं हुई। आप उस क्षेत्र को जितना चाहें जलाने, नष्ट करने और नरसंहार करने के लिए स्वतंत्र हैं। कंगन आपकी हत्याओं को रिकॉर्ड करेंगे और तदनुसार आपकी पार्टी को अंक प्रदान करेंगे। फिर हल्की सी हंसी के साथ उन्होंने कहा, जहां तक असफलता के परिणामों की बात है। उसकी आवाज़ कुछ हद तक नर्म हो गई, उपहासपूर्ण ढंग से। जब आप मर जाएंगे तो आपको अपनी रैंकिंग के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद भारी सन्नाटा छा गया। कुछ छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ ने सहज ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डेमन ने धीरे से सांस छोड़ी। ये शुरू होने वाला था। एक बार फिर एक ब्रेसलेट जारी किया गया। उसकी कलाई पर ठंडक महसूस हुई। डेमन ने अपना सिर उठाया तो देखा कि उसकी परछाई अस्वाभाविक रूप से स्थिर थी। कोई टिमटिमाती हुई हरकत नहीं, कोई चंचल विकृतियां नहीं, मानो पूरी तरह जम गई हो। बेचैनी की भावना को दूर करते हुए उन्होंने अपना ध्यान पुनः अपनी तैयारियों पर केंद्रित कर लिया। उसने तीरों का एक बंडल उठाया और उन्हें अपने तरकश में ठूंस दिया। जादुई कलाकृति ने उन्हें सहजता से सोख लिया और खुद को और भी ज्यादा तीरों के लिए समायोजित कर लिया। व्यवस्थित रूप से वह एक के बाद एक तीर डालता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास आगे आने वाले तीरों के लिए पर्याप्त तीर हों। इसके बाद उसने उपचार औषधियों की कुछ शीशियां उठाईं। अकादमी ने प्रत्येक छात्र को सीमित मात्रा में औषधियां दी थीं। उसने उन्हें सावधानी से अपने छोटे आकार के बैग में रखा, जो लंबी यात्राओं के लिए डिज़ाइन किया गया एक जादुई उपकरण था। इसके अंदर पहले से ही सैन्य राशन, पानी और अन्य ज़रूरी सामान मौजूद था। इसमें काफ़ी मात्रा में सामान रखा जा सकता था, फिर भी वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता था। डेमन ने अपना धनुष कंधे पर लटका लिया। वह चौड़ा था और दुर्लभ धातु मिश्र धातु से बना था, मजबूत होने के साथ साथ लचीला भी। क्या आप आमतौर पर एक अतिरिक्त धनुष नहीं रखते? डेमन सख्त हो गया। उसने किसी को आते नहीं सुना था। तेजी से मुड़ते ही उसने खुद को सिल्विया के सामने पाया। सफ़ेद बालों वाली एल्वेन लड़की कुछ इंच की दूरी पर खड़ी थी। उसकी हमेशा की तरह शांत अभिव्यक्ति में मनोरंजन का एक अंश था। डेमन ने सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया। सिल्विया, तुम मुझ पर क्यों छिपकर हमला कर रही हो? वह केवल उस पर मुस्कुराए, उसकी तीखी ग्रे आंखें चमक रही थीं। चुपके से, मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछ रहा था। उसका लहजा बहुत सहज था, बहुत परिचित। वह अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। उस रात के बाद से वह उसके साथ बहुत सहज हो गई थी, क्योंकि उसने उससे दुनिया का वादा किया था। तुम्हें क्या हो गया है? डेमन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। सिल्विया ने अपना सिर झुका लिया, उसके लंबे बाल थोड़े से लहरा रहे थे। कुछ नहीं, वह धीरे से बोली। उसका चेहरा नर्म हो गया। फिर लगभग हिचकिचाते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। इतने सारे वादे करने के बाद तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करोगे, है ना? डेमन ने आह भरी। क्या तुम्हें संकोची नहीं होना चाहिए? अचानक ये साहस कहाँ से आ गया? उसके होंठ हल्के से फड़क रहे थे। पब फ्यूचर एड्स। डेमन की निगाहें तेज हो गईं। आप क्या छिपा रहे हैं? सिल्विया ने तुरंत उसकी बात काट दी। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में हमें किस प्रकार के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा? उसने अन्य छात्रों की ओर इशारा किया, जो अभी भी अपनी सामग्री को व्यवस्थित कर रहे थे। मेरा मतलब है, हम सब प्रथम वर्ष के छात्र हैं। मुझे लगता है कि अकादमी हम पर कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं फेंकेगी, है ना?
डेमन ने ध्यान भटकाने की रणनीति को पहचान लिया, लेकिन उसने इसे जाने दिया। मैं राक्षसों के बारे में चिंतित नहीं हूँ, वह बुदबुदाया और अपने सामान की ओर मुड़ गया। सिल्विया ने पलकें झपकाईं। आप नहीं हैं। डेमन ने एक और राशन का पैकेट अपने बैग में डाल लिया। नहीं, मैं प्रकृति को लेकर अधिक चिंतित हूँ। सिल्विया के कान हल्के से फड़क उठे। प्रकृति। डेमन ने दूसरों की ओर देखा, उनमें से अधिकांश अभी भी हथियारों, कवच और युद्ध रणनीतियों पर ध्यान दे रहे थे। ये बेवकूफ़ सोचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा राक्षस हैं, उसने अपने बैग की पट्टियां ठीक करते हुए बुदबुदाया। लेकिन इससे पहले कि राक्षसों को उन्हें मारने का मौका मिले, प्रकृति उन्हें मार डालेगी। सिल्विया ने धीरे से सिर हिलाया, उसका तेज दिमाग पहले से ही सब कुछ समझने में लगा हुआ था। ये तो समझ में आता है। कीड़े, दूषित पानी, भोजन की कमी, खराब मौसम, असामान्य वनस्पति। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई है। यह कोई नया रोमांच नहीं होगा जहां हम राक्षसों को मारने के बाद कैंपफायर के चारों ओर बैठेंगे। डेमन मुस्कुराया। स्मार्ट लड़की, मैं किताबी कीड़ा राजकुमारी से इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकता। सिल्विया ने तुरंत मुंह बना लिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे लिए बुरे उपनाम रखते रहते हैं। डेमन ने कंधे पर अपना बैग उठाते हुए कंधे उचका दिए। पब फ्यूचर एड्स। ठीक है, मुझे कीड़ों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिल्विया ने मुंह बनाया, लेकिन वह फिर भी उसके पीछे चली गई। एक क्षण के लिए उसने उसके मुक्त हाथ की ओर देखा, और बस एक सेकंड के लिए उसे पकड़ने की इच्छा हुई। उसने तुरंत अपना सिर हिलाकर उस विचार को दूर कर दिया। क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए होगा। डेमन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बशर्ते आपको मेरे द्वारा आपकी अनकही चीज़ें देखने में कोई आपत्ति न हो। सिल्विया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसी बात नहीं, मैं अपना बैग खुद ही व्यवस्थित कर लूँगा, बस सामान चुनने में मेरी मदद कर दो। डेमन हंसा। सिल्विया और भी अधिक क्रोधित हो गई, यह महसूस करते हुए कि उसके साथ फिर से खेला गया था। अभी भी मुस्कुराते हुए डेमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। धीरे से, लगभग उम्मीद से, सिल्विया हिचकिचाई। फिर अंततः उसने इसे ले लिया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों के चारों ओर मुड़ी हुई थीं, दृढ़ लेकिन कोमल। फिर फुसफुसाहट से थोड़ी ऊंची आवाज में वह बुदबुदाया, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम क्या छिपा रहे हो। जब भी तुम तैयार हो मुझे बता देना। सिल्विया की पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई। उसने सिर हिलाया। जब वे उसकी आपूर्ति के पास पहुंचे तो इवेंजेलिन और लियोना पहले से ही वहां मौजूद थीं, अपने बैग पैक करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। डेमन ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसे और भी काम करना है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उनकी आपूर्ति से सभी अनावश्यक कबाड़ को हटाना शुरू कर दिया। लिप ग्लॉस, परफ्यूम, हेयर क्रीम और अन्य बेकार विलासिता की वस्तुएं। इससे उनका विरोध और भी भयावह हो गया। तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। या इसकी। रुको, मेरे परफ्यूम का क्या हुआ? गया। डेमन, मेरा हेयर सीरम। बेकार। जब तक उनका काम पूरा हुआ उनके बैग में केवल आवश्यक वस्तुएं ही बची थीं, भोजन, औषधियां और जीवन रक्षा उपकरण। फिर वे ज़ैंडर की ओर बढ़े। दूसरों के विपरीत उसने पहले ही सामान पैक करना समाप्त कर लिया था। अच्छी तरह से तैयार और जाने के लिए तैयार। कील टेलीपोर्टेशन एरे के सामने खड़ा होकर देख रहा था कि दूसरे छात्र अपनी अपनी टोलियों में निकल चुके थे। डेमन और उसका समूह सबसे पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और जब वे आखिरकार आगे पहुंचे तो केल और कुछ प्रोफेसर आगे बढ़कर उनके बैग्स की जांच करने लगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास मूल्यांकन के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं। प्रोफेसर क्रोम अल्फ्रेड और एमराल्डा के बगल में खड़े होकर पूरी प्रक्रिया देख रहे थे। जैसे ही डेमन का दल पास आया, एमराल्डा ने उन्हें इशारा करके बुलाया। अपने पेजर दे दो, इस यात्रा में तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसने हाथ बढ़ाते हुए निर्देश दिया। समूह ने सिर हिलाकर अपने उपकरण सौंप दिए, जिन्हें उसने एक सुरक्षित बॉक्स में रख दिया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, मूल्यांकन के बाद आपको ये वापस मिल जाएंगे। तभी प्रोफेसर अल्फ्रेड आगे बढ़े। उनके साथ एक युवा परिछात्रा भी थी जिसे डेमन ने मैटलॉक के रूप में पहचाना। बोलने से पहले अल्फ्रेड ने उनकी टोली पर नज़र डाली। आपके समूह में 7 सदस्य होने चाहिए, लेकिन चूंकि आप सभी अपने साथियों के बीच मजबूत माने जाते हैं, इसलिए 5 ही काफ़ी होंगे। हालांकि यहाँ मैटलॉक की कोई पार्टी नहीं है। उम्मीद है आपको उसे अपने साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्रोम ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया। हो, बिल्कुल, यही सबसे अच्छा विकल्प होगा। इसके अलावा उसे अपने साथ रखने के लिए तुम्हें अतिरिक्त श्रेय भी मिलेगा।
डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। प्रोफेसरों, आपको हमें रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मना भी कर दें तो भी आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, हम सहमत हैं। एमराल्डा मुस्कुराए। उसे उम्मीद थी कि डेमन कोई अभद्र टिप्पणी करके मना कर देगा, लेकिन उसने तो उसे चौंका ही दिया था। उसके कंधे पर थपथपाते हुए वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे बेटे, तुम सचमुच बदल गए हो। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा नया रूप पसंद है। डेमन ने आह भरी, और मुझे लगता है कि तुम मुझे अजीब महसूस करा रही हो। एक मुस्कुराहट के साथ वह उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे की ओर ले गई। जैसे ही वे कायल के पास से गुजरे, वह निश्चल खड़ा रहा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जैसे ही डेमन उसके पास से गुजरा, केल ने फुसफुसाते हुए कहा, मरने की कोशिश मत करो। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एमराल्डा ने उन्हें सरनी पर धकेल दिया और जादू सक्रिय हो गया। उनके आसपास का स्थान विकृत हो गया और एक अवरोध ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही टेलीपोर्टेशन जादू का प्रभाव बढ़ा, डेमन को अचानक अपनी कलाई पर एक तेज झंझनाहट महसूस हुई। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसका कंगन एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रहा है। चमक उस सरनी के अंदर मौजूद रूनों तक फैल गई, जिससे जमीन उनके नीचे कांपने लगी। उसका शरीर हल्का, लगभग भारहीन सा महसूस हुआ। दूर से उसने देखा कि प्रोफेसरों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे और वे कुछ ऐसा चिल्ला रहे थे जो वह सुन नहीं पा रहा था। रून जोर जोर से भड़क उठे, मानो ऊर्जा की जीवंत शिराएं मुड़ रही हों। एक बहरा कर देने वाली भिनभिनाहट उसकी हड्डियों में गूंज उठी, और हवा इतनी घनी हो गई कि ऐसा लगा जैसे पानी में चल रहे हों। वे घबराहट में उस घेरे की ओर दौड़े और उसे बंद करने की कोशिश करने लगे। केल ठंडे भाव से उस घेरे की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाता, डेमन ने महसूस किया कि उनके चारों ओर जगह तेजी से घूम रही है। शोर इतना बहरा था कि वह अपने दोस्तों की चीखें भी नहीं सुन पा रहा था। फिर एक पल में वे एक विशाल अंतरिक्षीय धारा में खींच लिए गए। डेमन ने दांत पीसते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे अज्ञात में खींचे जा रहे थे। उसे अपने पैरों से खून टपकता हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे और कमजोरी से उसने आंखें खोलीं तो दुनिया उल्टी पड़ी थी और उसके चेहरे पर लाल रंग की एक धारा बह रही थी। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसके होठों से एक कराह निकली। उसने सिर उठाया तो पाया कि उसका पैर एक नुकीली टहनी से धंसा हुआ था। फटा हुआ मांस हर धड़कन के साथ धड़क रहा था। दांत पीसते हुए वह हड़बड़ा कर उठा और अपना हाथ खून से सने घाव की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां अपने ही खून की चिपचिपी गर्मी से दब गईं। फिर उसने टहनी को जोर से तोड़ दिया। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, वह कई मीटर नीचे गिरा और एक धीमी आवाज के साथ कठोर जमीन पर गिर पड़ा। वह कराह उठा, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। दर्द उसके शरीर में उमड़ पड़ा, लेकिन उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसका पैर दर्द कर रहा था और शरीर पस्त था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसकी सहज बुद्धि ने उसे जगाया और उसने अपनी छाया बोध को बाहर की ओर फैलाया। अंधेरे का एहसास जमीन पर रेंगता हुआ 2 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। उसने जो महसूस किया वह अपरिचित था, एक विशाल जंगल जिसके घने पेड़ सिर्फ चट्टानी जमीन के टुकड़ों से टूटे हुए थे। जीव जंतुओं की उपस्थिति उसकी अनुभूति के किनारे पर टिमटिमा रही थी। फिर भी कुछ और भी ज्यादा चिंताजनक चीज ने उसका ध्यान खींचा। दूर, उसकी छाया बोध से परे आकाश में एक बैंगनी चमक चमक रही थी, जो क्षितिज पर एक भयानक रोशनी बिखेर रही थी। उसके पैरों के नीचे हल्के हल्के झटके महसूस हुए, जो हल्के लेकिन स्पष्ट थे। जो भी उन्हें पैदा कर रहा था वह अभी बहुत दूर था। उसकी समझ ने एक और बात भी पकड़ी, उसके दोस्त पास ही थे, उनकी परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। राहत की सांस अभी पूरी तरह से नहीं मिली थी कि एक और खोज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने पैरों के निशान देखे, बड़े, मानव जैसे, 3 छोटी उंगलियों वाले निशान। उसका जबड़ा कस गया। उसे पता नहीं था कि किस राक्षस ने ये निशान छोड़े हैं, और न ही उसे यह जानने की कोई इच्छा थी। बेचैनी दूर भगाते हुए उसने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि उसका सामान का थैला जमीन पर पड़ा है और उसमें सामान बिखरा पड़ा है। लंगड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए वह घुटनों के बल बैठा और उस गंदगी में से एक औषधि निकाली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक ही घूंट में उस औषधि को गटक लिया और उस औषधि के जादू की तरह जलन महसूस की। उसने अपने जख्मों पर कुछ डाला और फिर अपने घायल पैर को बांधने के लिए पट्टी खोली। थैले को अपनी पीठ पर लटकाकर उसने अपने धनुष पर पकड़ मजबूत कर ली तथा तीरों का तरकश कंधे पर लटका लिया। बेहतर होगा कि शापित अयस्क बाणों को छिपाकर ही रखा जाए, वह बुदबुदाया। उसे आखिरी चीज जो चाहिए थी वह थी उन बाणों से निकलने वाली अस्थिर ऊर्जा से राक्षसों को आकर्षित करना। अपनी छाया बोध को व्यापक रूप से फैलाए हुए वह तेजी से लेकिन चुपचाप अपनी इंद्रियों को तेज रखते हुए आगे बढ़ रहा था।
उसकी नज़र सूरज पर टिकी थी, यह अंदाज़ा लगाते हुए कि कितना दिन का उजाला बाकी है। उन्हें रात होने से पहले फिर से इकट्ठा होना था। उसे इस जगह छिपे राक्षसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन रात में उनके घरेलू मैदान पर उनका सामना करना आत्महत्या के समान होगा। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे भटक गए थे। यह अकादमी की योजना का हिस्सा नहीं था। उसके दिमाग में वो पल घूम गया जब सब कुछ बिगड़ गया था। टेलीपोर्टेशन से ठीक पहले उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट चमक उठा था। ये तोड़फोड़ थी। कोई उसे खत्म करना चाहता था और उसके दोस्तों को भी इसी तरह घसीटा गया था। बुलाने वाला, ये वही व्यक्ति होगा जिसने काली आत्मा ऋषि इग्नाथ को बुलाया था। उसने पहले भी उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था और यह उनका बदला था। और उन्होंने सबसे बुरे समय पर सबसे क्रूर तरीके से हमला किया था। अब वह यहाँ था, एक अज्ञात क्षेत्र में खोया हुआ, देवी जाने किस प्रकार की भयावहता से घिरा हुआ। डेमन एक गिरे हुए लट्ठे के ऊपर से गुजरा और जैसे जैसे वह सटीकता से आगे बढ़ रहा था, उसकी गति तेज होती जा रही थी। वह एक छोटी सी नदी के पास रुका जहां एक भूरे बालों वाला युवक निश्चल पड़ा था। उसकी अकादमी की लड़ाकू वर्दी गिरने से गंदी हो गई थी। उसकी बगल में एक भाला रखा हुआ था। डेमन उसके पास आया, उसके बगल में दुबक गया और उस आदमी की गर्दन पर 2 उंगलियां दबा दीं। नाड़ी धीमी चल रही थी। उसके मुंह से राहत की सांस लगभग निकल गई। लगभग यह एहसास होते ही कि वह अपने स्वभाव के विपरीत कुछ कर रहा है, उसने झट से मुंह बनाया, मानो उसने अभी अभी कोई मेढक निगल लिया हो। उसने अपनी जीभ चटकाए। तस्क, अभी भी जीवित हूं। बिना एक शब्द कहे उसने ज़ैंडर को पकड़ लिया, उसे एक बार जल्दी से चोट के लिए देखा और जब उसे कोई चोट नहीं मिली तो उसे जोर से छपाक के साथ धारा में फेंक दिया। ठंडे पानी से ज़ैंडर की नींद खुल गई और वह हौंफने लगा। डेमन पूरी तरह उदासीन होकर देखता रहा। अपने समय पर सो जाओ। ज़ैंडर जल्दी से किनारे की ओर भागा, उसके कपड़े भीगे हुए थे, सिर से पैर तक पानी टपक रहा था। उसने खांसते हुए डेमन को घूरा, उसके होंठ एक मजाकिया मुस्कान में मुड़ गए। पब फ्यूचर एड्स, लानत है तुम पर। डेमन मुस्कुराया, हालांकि उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। अरे, तुम बच गए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि तुम नहीं बचोगे। ज़ैंडर ने अपने बालों से पानी झटकते हुए कहा। कोई मौका नहीं। डेमन मुड़ गया, वह पहले से ही घने जंगल में जा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ैंडर ने पुकारा। डेमन ने पीछे मुड़कर देखने की जहमत नहीं उठाई। दूसरों को ढूंढने के लिए। अपना बैग उठाओ, हम अपरिचित इलाके में हैं। ज़ैंडर ने धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन उसके जूते गीली जमीन पर रगड़ते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। डेमन उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा, लगभग कोई निशान नहीं छोड़ते हुए। दूसरी ओर ज़ैंडर झाड़ियों के बीच से बहुत कम शालीनता से आगे बढ़ा। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? ज़ैंडर ने अपनी हताशा बढ़ाते हुए पूछा। और हम कहाँ हैं? डेमन ने आह भरी, उसका धैर्य कम होता जा रहा था। दूसरों को ढूंढने के लिए, और मुझे कोई जानकारी नहीं है। ज़ैंडर ने भौहें चढ़ाईं। डेमन बिना वजह कुछ भी करने वालों में से नहीं था, लेकिन उनकी स्थिति की अनिश्चितता ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दीं। आप अभी इतने शांत कैसे हैं? डेमन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, ज़ैंडर की असहज मुद्रा पर गौर करते हुए, उसके कंधों में हल्का सा तनाव और हथियार के पास उसकी उंगलियां फड़कने का अंदाज। वह इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेमन उसकी असलियत समझ गया। आप कैसे नहीं हैं? ज़ैंडर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने पेड़ों की छाल में गहरे तक राक्षसों के पैरों के निशान, पंजों के निशान देखे थे। उससे भी बुरी बात यह थी कि डेमन ने उस पर खून सुखाया था। फिर भी अपनी चिंता करने के बजाय वह दूसरों को ढूंढने की जल्दी में लग रहा था। इस क्षेत्र में राक्षस हैं। हम क्या करें? डेमन ने इस बारे में शायद ही सोचा हो। या तो हम लड़ेंगे या मरेंगे। उसका लहजा सहज था, मानो कोई साधारण सी बात कह रहा हो। लेकिन अभी के लिए हम फिर से संगठित होंगे और अपने विकल्पों पर विचार करेंगे। फिर अचानक उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने हाथ उठाया। हमें लड़कियां मिल गईं। दूर से पेड़ों की कतार से 3 आकृतियां उभरी, लियोना, सिल्विया और इवांगेलिन। लियोना ने एक बड़ी तलवार कंधे पर रखी हुई थी। सिल्विया के हाथ में धनुष था और इवांगेलिन की तलवार खून से सनी हुई थी। डेमन ने तुरंत उनकी हरकतों में तनाव महसूस किया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उनके हथियारों पर लगे खून पर ध्यान दिया। पब फ्यूचर एड्स, ज़ैंडर ने राहत भरी सांस छोड़ते हुए कहा, खुशी है कि तुम लोग ठीक हो। लड़कियों ने सिर हिलाया, यद्यपि उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हम ठीक हैं, किसी को चोट नहीं आई, लियोना ने आश्वासन दिया। लेकिन हमने, डेमन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, कुछ राक्षसों से टकरा जाओगी। सिल्विया ने सिर हिलाया, हाँ। डेमन की निगाहें गहरी हो गईं, किस तरह का?
इवांगेलिन ने अपनी तलवार पकड़ ली, उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन ठंडी थी। गोब्लिन्स, लाल टोपी वाले गोब्लिन्स। डेमन ने मन ही मन कोसा। उसे पहले से ही पता था कि यह कहाँ जा रहा है। लियोना आगे बढ़ी और उनके बीच जमीन पर एक अलंकृत सींग उछाल दिया। वह काला पड़ा हुआ था, चमगादड़ के पंखों और तलवार के चिन्ह से सुसज्जित था, और उसके दोनों ओर 2 घुमावदार सींग थे। डेमन की मुट्ठियां भींच गईं। दानव सेना का प्रतीक चिन्ह। वे स्काउट थे। दानव सेना सिर्फ राक्षसों से नहीं बनी थी। सबसे ऊपर दानव कुल थे, जो दिखने में इंसानों से कुछ अलग नहीं थे, लेकिन उनमें असाधारण बुद्धि और शक्ति थी। उनके नीचे राक्षसी राक्षस थे, भयानक शक्ति वाले विचित्र जीव। और सबसे नीचे पालतू राक्षस थे, जिन्हें दानव सेना ने अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए गुलाम बना रखा था। जिन लाल टोपी वाले गोबलिनों से लड़कियों का सामना हुआ था, वे तो बस स्काउट थे। फिर भी डेमन ने उन तीनों का ध्यान से अध्ययन किया। एक भी खरोंच नहीं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम कितनों से मिले, और तुम्हें कोई चोट क्यों नहीं आई? लियोना ने हाथ उठाया, सिर्फ एक। उसने सिल्विया की ओर देखा, जिसने पुष्टि में सिर हिलाया। हम तीनों एक दूसरे के काफी करीब उठे, सिल्विया ने बताया। लियोना की नाक तेज है, इसलिए उसने हमें पहचान लिया, और भूतों की बदबू भी सूंघ ली। इवांगेलिन ने अपनी खून से सनी तलवार की मूठ पकड़ी। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें रेड कैप मिलेगी। वो अकेली थी, इसलिए हमने उस पर घात लगाकर हमला किया, जब वो बिल्कुल भी सतर्क नहीं थी। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। ज़ैंडर ने अपना जबड़ा भींच लिया। ये तो बहुत बुरा है। गोबलिन झुंड में चलते हैं, और उससे भी बुरा। अगर दानव सेना पास में हो, तो उनकी ताकत का एक छोटा सा अंश भी बहुत ज्यादा है। डेमन ने सिर हिलाया, उसका दिमाग पहले से ही गणना कर रहा था। इसका मतलब है कि हमें जितना हो सके दूर जाना होगा। अगर यह सिर्फ एक टोही दल था, तो शायद उन्हें भी इस इलाके की अच्छी जानकारी नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। हम यूं ही बिना सिर वाले मुर्गियों की तरह इधर उधर नहीं भाग सकते। हम अंधे भी हैं। दुश्मन कहीं भी हो सकते हैं। सिल्विया ने एक महत्वपूर्ण विवरण याद करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हमारे दानव रणनीति वर्ग के अनुसार, दानव सेना के लिए एक स्काउटिंग बल में आमतौर पर 100 से कम लोग होते हैं। वे छोटे छोटे समूहों में घूमते हैं, जिनमें से प्रत्येक मुख्य बल से कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। प्रत्येक समूह में राक्षस होते हैं, निम्न स्तरीय जीव जिनका नेतृत्व एक सेनापति करता है, जो आमतौर पर अधिक शक्तिशाली होता है। इन दस्तों में एक ही प्रजाति के कम से कम 3 से 5 उपसेनापति भी होते हैं। साथ ही डेमन की मुट्ठियां भींच गईं। एक छोटा दानव। समूह में सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे पीले पड़ गए। छोटा दानव कोई साधारण दुश्मन नहीं था। साधारण जानवरों के विपरीत इसमें अमानवीय बुद्धि और भयानक युद्ध कौशल था। कवच जैसी कठोर त्वचा, इस्पात को चीर सकने वाले पंजे, और एक अनुभवी योद्धा जैसी चतुराई। डेमन ने तेजी से सांस छोड़ी। हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आपने कोई लाश पीछे छोड़ी है, तो बस कुछ ही समय में वे हमें ढूंढ लेंगे। फिलहाल हम मान रहे हैं कि हमारा पीछा किया जा रहा है। बाकी लोगों ने अपने हथियार कसकर पकड़ते हुए सिर हिलाया। लियोना ने अचानक इधर उधर देखा। रुको, मैटलॉक का क्या हुआ? डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। वह उस नन्ही परी को भूला नहीं था। दरअसल अपनी छाया बोध शक्ति से वह उसे पहले ही भांप चुका था। बहुत तेज गति से उड़ना, और 3 लाल टोपी वाले गोबलिन उसका पीछा कर रहे थे। डेमन ने जंगल की ओर हाथ बढ़ाया। वह उसी तरफ से आ रहा है, और मुसीबत लेकर आ रहा है। ज़ैंडर ने अपने दांत पीसते हुए अपने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। डेमन ने समूह की ओर मुड़कर अपनी आवाज़ में दृढ़ता दिखाई। हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम पीछे हट जाएं और उसकी सलामती की दुआ करें, या फिर हम वहीं रुककर दुश्मन से भिड़ जाएं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के लियोना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हम लड़ते हैं। अन्य लोगों ने हथियार निकालकर सिर हिलाया। डेमन मुस्कुराया। अच्छा, मैटलॉक के पंख इलाके की टोह लेने और इलाके का नक्शा बनाने में काम आएंगे। वह एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसने अपना खंजर निकाला, जिसका ब्लेड मंद रोशनी में चमक रहा था। इसके अलावा उसने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, रेड कैप्स वही हैं जिनकी मुझे लेवल अप करने के लिए ज़रूरत है। मैटलॉक अधिक समय तक नहीं टिकेगा। उन तक पहुंचने में उसे जो समय लगा वह बहुत कम था, किसी भी बड़े हमले के लिए बहुत कम। डेमन अपने सर्वदिशात्मक गियर से तारों को बांधकर गोबलिनों को मौत के जाल में फंसाने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन समय ही नहीं था। इसके बजाय उन्होंने दूसरा सबसे अच्छा तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी अपनी जगहें संभाल लीं। हथियार तैयार, आंखें तेज। मैटलॉक की उड़ान अनियमित थी, खून की कमी से उसकी हरकतें बेढंगी थीं।
उसकी पीठ और पंख लाल रंग के हो गए थे, और जैसे ही वह हवा में मुड़ा, उसने बर्फ के जादू का एक ऐसा जबरदस्त विस्फोट किया जिससे उसके पीछे की शाखाएं जम गईं। उसका कंधा धड़क रहा था, एक तीर उसकी मांसपेशियों में गहराई तक धंस गया था, बिना किसी आड़ के पेड़ों की चोटियों पर बेतहाशा उड़ने की कीमत। उसके प्रभाव से जमे हुए पेड़ टूट गए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। जी जे जे जे, हे के। लाल टोपी वाले गोबलिन्स की कर्कश हंसी से उसकी हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। वह मरने वाला था। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इस तरह के राक्षसों से नहीं लड़ना चाहिए। एक तीर उसके सिर के पास से गुजरकर एक पेड़ के तने में जा लगा। नीचे झाड़ियों से 3 विशाल लाल टोपी वाले गॉबलिन निकले। लाल चमड़ी वाली, बदसूरत, टेढ़ी मेढ़ी, वे आम नासमझ जीवों जैसे नहीं थे। उनकी भूरी आंखों में एक विकृत इंसानी बुद्धि चमक रही थी, नपी तुली, क्रूर और खून की प्यास से लथपथ। उनके हथियार कच्चे लेकिन घातक थे, एक सस्ता खंजर, एक जंग लगी तलवार, और लकड़ी और दांतेदार ओब्सीडियन से बने तीरों से सुसज्जित एक धनुष। अपने चिथड़ेदार चमड़े के कवच में भी वे एक मजबूत क्रूर आभा बिखेरते थे। मैटलॉक का शरीर भारी हो गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जहर, उसके पंख लड़खड़ा गए, उसका जादू उसकी उंगलियों पर ही थम गया। और फिर वह नीचे गिर गया। नहीं, ऐसे नहीं। उसका शरीर जमीन पर धंस गया और बेढंगे ढंग से मिट्टी पर लुढ़कने लगा। उसने खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके अंग नहीं माने। उसका खून जमीन पर फैल गया, उसके नीचे जमा हो गया। वह केवल अपनी पीठ के बल लेट सकता था, आसमान की ओर देख सकता था, और अपने हथियारों को आते हुए देख सकता था। उसने मौत देखी। एक भूत मुस्कुराया, उसके नुकीले दांत दिखाई देने लगे और उसने अपना ब्लेड उठाया। पब फ्यूचर एड्स। मैटलॉक ने अपने होंठ काट लिए, उसके गाल पर एक आंसू बह निकला। मरने का ये कैसा दयनीय तरीका है। भूतों द्वारा मारा जाना। उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। उसकी सांसें छोटी छोटी उथली सी थीं। उसने आंखें बंद कर लीं, दर्द सहने की कोशिश करते हुए, मौत के सुस्त दर्द के लिए। लेकिन ये कभी नहीं आया। बजाय श्लिक, इस्पात का मांस से मिलन हुआ। एक गीली गुड़गुड़ाहट, एक घुटती हुई आह, एक शरीर का गिरना। मैटलॉक की आंखें खुल गईं और उसने केवल डेमन ग्रे को देखा। ठंडा, निर्दयी, भावहीन। डेमन का खंजर भूत के गले में गहराई तक धंसा हुआ था। काला चिपचिपा खून जमीन पर फैल गया और वह प्राणी चीखने के लिए छटपटाता हुआ अपनी कटी हुई श्वास नली को नोच रहा था। लेकिन चीखने का समय नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वह क्रूर था।